हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं अंजलि पांडे आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जीके ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके सामने हूँ विद टॉपिक फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो है डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। ठीक है, आपके बहुत सारी चीज़ें जो न्यूली इन्वेंट होती हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो काम करते हैं कि वो कुछ नई आइडियाज़, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को जो है जनरेट करें। वो आइडियाज़, वो टेक्नोलॉजीज़, वो इन्वेंशंस कैसे लोगों तक जो है उनका जो बहुत सा जो आपकी पब्लिक है, जो आपकी सिटीजन्स है, उन तक कैसे उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद वो लोग कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के बारे में। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि एक किनारे में अगर एक खुशबू है, ठीक है, वो एक कोने में जो है वो जनरेट हुई। ठीक है, एक कोने में किसी ने खुशबू जनरेट की, अब वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर कांटेक्ट में आता है और थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर, थ्रू आउट द सराउंडिंग वो फैल जाता है और लोगों को पता लगता है कि हाँ, एक खुशबू है जो कहीं से जनरेट हुई है और वो हमें क्या एक पॉजिटिव यानी कि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रही है ना। तो वो होता है हमारा डिफ्यूजन। जरा आप इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो क्या कह रहा है, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम अमंग मेंबर ऑफ अ सोशल सिस्टम। एक सोशल सिस्टम के अंदर वेरियस डिफ्यूजन जो है, एक इनोवेशन का जो इंफॉर्मेशन है लोगों तक कम्युनिकेट होता है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इन दिस मैसेजेस आर कंसर्न्ड विथ न्यू आइडियाज। तो क्या होता है कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो नए आइडियाज होते हैं, नए विचार होते हैं, नए आविष्कारों के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करने, लोगों को सूचित करने का जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। ठीक है, एबर्ट एम रॉजर जो है कंसिडर एज फाउंडर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी। अगर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी के फाउंडर के बारे में बात किया जाए तो वो कौन है, आपके एम रॉजर हैं। ठीक है, Rogers was convinced that the adoption of innovation follows a universal process of social change. It originates in communication to explain how over time an idea or product gain momentum and spread or diffuse, hence the name, through a specific population or a सोशल सिस्टम। तो क्या हुआ कि रॉजर सर ने क्या कहा था कि जब लोग जो है आप लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को सूचित करते हैं किसी भी नए इनोवेशन के बारे में, और लोग जब उसको अडॉप्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में यानी कि एक समाज में परिवर्तन जो होता है वो स्थापित होता है। ठीक है, वो बताते हैं कि कैसे समय के दौरान, ठीक है, एक आइडिया या एक प्रोडक्ट, ठीक है, वो लोगों तक पहुंचता है, लोगों हर एक सोसाइटी के अंदर पहुंचता है। ये बताया था आपका रॉजर सर ने। ठीक है, देयर आर 4 मेन इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ की कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ठीक है, आपके डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के अंदर आपका क्या 4 मेन की एलिमेंट्स है। क्या क्या आपका इनोवेशन है, कम्युनिकेशन थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम एंड अमंग द मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम। ठीक है, पहला तो क्या होगा, एक इनोवेशन होगी। ठीक है, कोई नया चीज जो है वो जनरेट किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वेरियस चैनल्स के थ्रू लोगों तक उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है, ओवर टाइम, एक समय के दौरान धीरे धीरे तो वो चीजें होगी, एक एट अ टाइम तो आपका हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे वो चीजें आगे बढ़ेगी। अमंग मेंबर्स ऑफ द सोशल सिस्टम, और लोगों तक वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ट्रांजैक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्या है वो 4 सिस्टम आपके बारे में बात करते हैं। इनोवेशन क्या है, इज अ आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट दैट इज परसीव्ड एज न्यू बाय इंडिविजुअल और ग्रुप फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक कोई भी नई चीज या नया वस्तु या नई आइडिया जो जनरेट होती है उसको आप क्या कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन दिया था आपके रॉजर सर ने। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच पार्टिसिपेंट क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन टू वन अनदर इन ऑर्डर टू रीच अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लोगों को समझ आ सके उस प्रॉपर आइडिया के बारे में, इसके लिए लोग क्या करते हैं, आपस में उन चीज़ों को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, टाइम क्या होता है, टाइम इन्वॉल्व इन द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, द टाइम टेक्स टू अडॉप्ट एन इनोवेशन बाय द adopter
एंड द एडॉप्शन रेट अक्रॉस द सोशल सिस्टम। तो ओवर टाइम के बारे में क्या है कि वो समय जो एक एडॉप्टर यानी कि हम जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं वो जो समय लेते हैं उसको समझने में और उसको अडॉप्ट करने में यानी अपनाने में, उस समय को क्या कहते हैं, अब टाइम कहते हैं। और सोशल सिस्टम जो आपका अगला की फैक्टर है डिफ्यूजन के अंदर, वो क्या है, आर अ सेट ऑफ इंटर रिलेशन सोशल यूनिट्स दैट इज individuals, informal groups, organization that are engaged in problem solving to achieve a common goal। ठीक है, तो क्या होता है कि सोशल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, कोई इंडिविजुअल या कोई सोशल ग्रुप, जैसे कि आप फार्मर्स के लिए कोई टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं तो वो हो गया एक सोशल ग्रुप। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अगर आप ले आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो लोगों को जिनको मेनली उससे फ़ायदा होने वाला है, अपनी प्रॉब्लम उनसे सॉल्व होने वाली है, उस न्यू आइडिया या प्रैक्टिस से। देखिए आप आप जब आप कोई भी नई आइडियाज़ लेके आते हैं और लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं, वो आइडिया आपने जनरेट क्यों की है, क्योंकि लोग जो है पहले क्या था कि वो पर्टिकुलर एक मीन्स से अपना काम कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन उसके दौरान उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो झेलनी पड़ रही थी। तो आपने क्या किया कि एक नया इनोवेशन लाया, ठीक है। अब वो इनोवेशन जो है लोगों को मदद करेगा, जैसे कि हम स्टूडेंट्स हो गए उनको, फार्मर्स हो गए उनको, ठीक है, आपकी वर्किंग वुमेन्स हो गए उनको, ठीक, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है हेल्पफुल होगा, ठीक है। इट डिटरमाइंस द बाउंड्री फॉर डिफ्यूजन प्रॉपर्स, इट कैन बी अफेक्टेड बाय नॉर्म्स एंड द डिग्री बाय विच इंडिविजुअल कैन बी इन्फ्लुएंस वन अनदर। तो क्या होता है कि सोशल सिस्टम में क्या होता है कि देखिए आपके सोशल सिस्टम में वेरियस टाइप ऑफ पीपल हैं, वेरियस टाइप ऑफ पीपल की वेरियस टाइप ऑफ साइकोलॉजी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम है, एक जो टाइम आपको लग रहा है चीज़ों को अडॉप्ट करने में, वो डिपेंड करता है कि लोगों का क्या फीडबैक है, लोग कितना उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कितना उन लोगों को सही लग रहा है और कितना वो लोग को लग रहा है कि हाँ उन्हें ये जो अपना मेथड है वो चेंज करके ये न्यू जो एडवांस मेथड है उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया इनोवेशन के बारे में। तो क्या है आपका इनोवेशन? एन इनोवेशन इज एन आइडिया, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट दैट इज परसीव्ड एज न्यू बाय एन इंडिविजुअल और बाय अ यूनिट ऑफ एडॉप्शन, ठीक है। तो क्या कोई भी नई चीज उसको आप इनोवेशन कहते हैं। द परसीव्ड न्यूनेस ऑफ द आइडिया फॉर एन इंडिविजुअल डिटरमाइंस हिज और हर रिएक्शन टू इट, ठीक है। क्या होता है कि जब आप जो है उसके अंदर कोई अलग परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तब क्या होता है कि एक जो है उसको आप किसी भी चीज को न्यू नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे क्या है कि आपका जो है पेन पहले से बना हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि क्या बोलते हैं आप उसमें कुछ ऐसा इनोवेशन किया, आपने कुछ उस पेन में कोई ऐसी आइडिया का परिवर्तन किया, जैसे आपकी रिफिल्स हो गई, ठीक है, आपका इनविजिबल पेन वगैरह हो गया, ठीक है, आपका अलग अलग इनोवेशन या कोई चेंज उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप लेके आए हो, तो वो क्या होता है, वो आपका एक इनोवेशन हो जाता है, ठीक है, वो आपका न्यूनेस हो जाता है। पहले क्या था कि पहले आपके पास एक छोटा फोन होता था, पहले आप लेटर्स लिखते थे, लेटर्स लिख के आप क्या करते थे, अपना कम्युनिकेशन करते थे। फिर क्या हुआ, फिर आपके पास आया टेलीफोन, फिर आप टेलीफोन कर ले, अब आपके पास एंड्रॉयड फोन आ गया है। अब एंड्रॉयड फोन से आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों को जो है एक नयापन मिला, जो आपका नयापन होता है, जो कुछ नया जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था और अब एग्जिस्ट हुआ है, और वो क्या कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने की कैपेसिटी रख रहा है, उसको आप क्या कहेंगे, इनोवेशन कहेंगे। The newness aspect of the individual may be expressed in the term of knowledge, persuasion of or a distance to adopt, ठीक है, distance to adopt. In this context, to know about the perceived attribute of innovation would be appropriate, which are described in the succeeding phrases। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या बोलते हैं आपका जो इनोवेशन होता है, ठीक है, उसको कैसे कैसे किस किस बेस पे जो लोग हैं वो उसको अडॉप्ट करते हैं, उनकी क्या क्या एट्रीब्यूट है, आपके इनोवेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्या है हमारा, कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। पहला क्या था आपका इनोवेशन था, उसके बारे में बता दिया गया है। कम्युनिकेशन चैनल के बारे में अगर हम बताएं तो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, अ कम्युनिकेशन चैनल इज द mean by which message get from one individual to another. The following classification of channel would help the communicator to use them appropriately, ठीक है। तो क्या है कि लोग क्या है आपका कम्युनिकेट करते हैं आपस में, लोगों को बताते हैं ताकि उनको सही तरीका पता चले जिससे वो उसको प्रॉपरली यूज कर सकें, ठीक है। पहला क्या है आपका इंटरपर्सनल चैनल। तो इंटरपर्सनल चैनल में क्या कह रहे हैं, it refers to those which are used to face communication between two or more
इंडिविजुअल। दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको आप इंटरपर्सनल कहते हैं। मास चैनल कम्युनिकेशन, मास मीडिया चैनल के बारे में अगर बात की जाए तो दिस enables the messages to reach a larger diverse audience simultaneously in relatively shorter time। तो क्या होता है, किसी के टीवी रेडियो हो गया, इससे क्या होता है कि आपका जो है बहुत ही ज़्यादा मास ऑफ पॉपुलेशन तक आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर पाते हैं। किससे? आपके रेडियो से, आपके टेलीविजन से। ठीक है, अगला क्या है आपका लोकलाइट चैनल्स के बारे में अगर हम बात करें तो लोकलाइट चैनल क्या होते हैं? दे ऑरिजिनेट विद इन द सोशल सिस्टम ऑफ द रिसीवर। आपका जो लोकलाइट चैनल हो गया वो क्या होगा कि आपका सोशल सिस्टम, ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उनके अंदर ही जैसे एग्जांपल के तौर पे नेबर्स, रिलेटिव, ओपिनियन लीडर्स एटसेट्रा। ठीक है, आपके जो नेबर्स हो गए, आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, आप स्टूडेंट्स, उनका ग्रुप हो गया। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कॉस्मोपोलाइट चैनल्स, इसके बारे में बात करते हैं तो दे ऑरिजिनेट आउटसाइड अ पर्टिकुलर सोशल सिस्टम। जैसे कि आपका एक्सटेंशन वर्कर्स हो गए, सेल्स पर्सन हो गए, तो इनके द्वारा किया गया जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? कॉस्मोपोलाइट चैनल होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपका मास मीडिया चैनल हो गया तो क्या आपका एक एग्जांपल पूछ सकता है, रेडियो टेलीविजन आपका किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल के अंदर आता है। अगर आपको पूछा जाए कि एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं वो किस तरह के आपके कम्युनिकेशन चैनल में आते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है आपका टाइम। टाइम की बात करें तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द डिफ्यूजन प्रोसेस। Time is an obvious aspect of any communication process. Time does not exist independently of event, but it is an aspect of every activity. The time dimension is involved in diffusion. In innovation diffusion process, अगला क्या है? In the innovativeness of the individual and other unit of the adoption, innovation rate of adoption in a system. तो समय कहाँ कहाँ लग रहा है आपका, ठीक है, तो ये देखिए समय कहाँ लग रहा है। पहला तो आपका डिसीजन लेने में, ठीक है, एक इनोवेशन के बारे में एक पर्टिकुलर निर्णय लेने में आपका टाइम लगता है। ठीक है, अगला क्या है कि एक जो यूनिट है, जो आपके सोशल ग्रुप है, ठीक है, उनके अंदर क्या है कि आपका जो है कितना इनोवेटिवनेस है, यानी कि वो कितने नए आइडियाज की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। और अगला क्या है आपका इनोवेशन रेट, ठीक है, यानी कि इतना समय लग रहा है उस आपके आइडिया को अडॉप्ट करने में बाय द सोशल सिस्टम। ये हो गया। अगला हम बात करते हैं क्या है आपका सोशल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सोशल सिस्टम क्या क्या है आपका? इट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड यूनिट दैट आर इंगेज्ड इन जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। ठीक है, तो क्या होता है कि एक ग्रुप जो उसको एक प्रॉब्लम आप मेन एक कॉमन गोल है जिनका, जिससे के लिए वो लोग काम करें। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम क्या है कि हमें स्टडी परस्यू करना है, हमें हायर एजुकेशन परस्यू करना है। फार्मर्स क्या, उनका मेन गोल क्या है? आपका एग्रीकल्चर है। उसी तरह से द मेंबर और द यूनिट ऑफ द सोशल सिस्टम में बी इंडिविजुअल, इनफॉर्मल ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर और सब सिस्टम्स। द सोशल सिस्टम कंट्रीब्यूट्स अ बाउंड्री विद इन विच एन इनोवेशन डिफ्यूजेस। ठीक है, अब जरा समझिए एडॉप्शन क्या होता है। इट इज अ डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन एज अ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। तो एडॉप्शन क्या होता है कि कैसे आप जो है अपने इनोवेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप जो है अपने लिए आप बेहतर कुछ अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एडॉप्शन प्रोसेस क्या होता है? और अकॉर्डिंग टू रॉजर के अनुसार एडॉप्शन प्रोसेस इज द मेंटल प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासेस फ्रॉम हियरिंग अबाउट एन इनोवेशन टू फाइनल एडॉप्शन। तो क्या होता है कि आप किसी इनोवेशन के बारे में जानते हैं, आपको कम्युनिकेशन हुआ, आपने उसके बारे में सुना, और उस सुनने से लेके उस एडॉप्शन को, जो उसका जो इनोवेशन हुआ है उसको जो है अडॉप्ट करने तक की जो प्रतिक्रिया होती है, उसके बीच को क्या कहते हैं आप? एडॉप्शन प्रोसेस कहते हैं। एडॉप्शन प्रोसेस अकर्स एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, हर एक इंसान क्या करता है? आपका एक एक जो आपकी नई जो चीज़ इन्वेंट हुई है उसको अडॉप्ट करता है। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन is communicated through certain channel over time among the social system. It is a type of communication in which messages are concerned with new ideas. मैंने आपको पहले बताया डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, जरा ये जान लेते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस इज द स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज फ्रॉम इट्स सोर्स टू इंटरवेंशन और क्रिएशन टू इट्स अल्टीमेट यूज और द एडॉप्टर्स। तो डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो है नया जो आपका इन्वेंशन हुआ है, ठीक है, उसको कहाँ से कहाँ तक आपका फैलाया गया, उसके बारे में बात किया जाता है। दिस डिफिनेशन
indicates that diffusion is a process related to adoption of an innovator in an entire social system such as village, blocks, etc. While adoption is a sequence of thoughts and actions which an individual goes through before he finally adopts a new idea. ठीक है, तो ये आपका adoption process, diffusion process हो गया. अब हम बात करते हैं आपके एडॉप्शन मॉडल्स के बारे में, यानी जो आपके वेरियस मॉडल दिए गए एडॉप्शन प्रोसेस को लेके. ठीक है, तो सबसे पहला आपको मॉडल दिया था वो 5 स्टेट्स पे था. द नॉर्थ सेंट्रल रूरल सोशियोलॉजी कमेटी, सब कमेटी जो थी, उन्होंने स्टडी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फार्म प्रैक्टिसेस 1955 में आइडेंटिफाई किया कि 5 स्टेजेस होते हैं आपके एडॉप्शन प्रोसेसेस के अंदर. ठीक है, पहला क्या आपका अवेयरनेस है, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा इवैल्यूएशन, चौथा ट्रायल और पांचवा एडॉप्शन. ठीक है, तो इतने स्टेज से गुजरने के बाद फाइनली कोई एक चीज अडॉप्ट होती है. ठीक, तो पहले हम बात करते हैं अवेयरनेस के बारे में. तो इट इज अ स्टेट एट विच इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर ऑफ न्यू आइडिया सच एज मेज हाइब्रिड और न्यू पेस्टिसाइड. He knows about the existence of new idea but he lacks details about it. For instance, he may know only the name and may not know what is the idea or the product is, what it will do or how it will do. Awareness का मतलब क्या होता है कि जागरूकता कितनी है. लोगों के अगर आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आप लोगों के सामने लाते हैं तो क्या होता है कि आप उन्होंने नाम सुना है. ठीक है, कि हाँ भाई आपकी रत्ना एक वैरायटी है. ठीक है, रत्ना एक वैरायटी जो बहुत अच्छी यील्ड मिलती है. ठीक है, उसने बस नाम सुना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेनली वो आपकी वैरायटी जो नया इन्वेंशन वो किया क्यों गया है, कैसे काम करेगी, उसकी सोइंग डेप्थ कितनी होगी, उसकी सीड रेट कितनी अप्लाई की जाएगी. राइस ही अगर आपको पता हो कि राइस जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं तो अगर आप हाइब्रिड राइस पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हाइब्रिड राइस ग्रो कर रहे हैं, तो आपका ओनली 15 kg पर हेक्टेयर लगता है. वही नॉर्मल राइस जो होती है वो आपको 100 kg पर हेक्टेयर लगती है. ठीक है, तो उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है. लोग हाइब्रिड राइस इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि कम अमाउंट आपका यूटिलाइज करके ज़्यादा यील्ड आपको मिल सके. तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा क्या है आपका इंटरेस्ट. At this interest stage, a person wants more information about the idea or the project. He wants to know what it is, how it works, and what its potentiality are. He may say to himself that it might help him increase his income or help him control insects or disease or improve farming or home life in some other ways. तो क्या कह रहा है आपका इंटरेस्ट क्या होता है. जब आपने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाई, लोगों को अवेयर किया, तो क्या हुआ, लोगों की अब उसमें जो है आपकी रुचि आई. ठीक है, आपकी उनकी रुचि आई, आपने उनको बताया तो उनको लगा कि हाँ वो लोग इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस हुए. वो आपका क्या आता है कि इंटरेस्ट के अंदर आता है. जैसे कि आपका क्या हुआ कि अब अच्छी यील्ड मिलेगी तो उनका इनकम अच्छा होगा. आपके पेस्ट कंट्रोल कुछ डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज आपने रिलीज की, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी रिलीज हुई है, तो वो उनके लिए हेल्पफुल होगा. अगला क्या है आपका इवैल्यूएशन. ठीक है, तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, इन दिस स्टेज इंडिविजुअल मेक्स अ मेंटल एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडिया टू द प्रेजेंट एंड एंटिसिपेट फ्यूचर सब सिचुएशन एंड डिसाइड वेदर और नॉट टू ट्राई इट. क्या होता है कि जब आप कुछ बताते हैं, ठीक है, आपने अगर बताया कि हाँ आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आप इसको यूज़ कीजिए, तो लोग क्या करते हैं उसको एक मेंटल एनालिसिस करते हैं कि हम अगर इसको अप्लाई कर दे तो ये अभी तो अच्छा है, फ्यूचर में सही रहेगा या नहीं, हमारे पास इसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है कि नहीं इससे. ये सारी चीज़ें जो होता है लोग क्या करते हैं आपका एनालाइज करते रहते हैं. ठीक है, तो अब वही आपको देखना है कि ये आपका जो क्या इवैल्यूएशन होता है, तो वो चीज़ डिसाइड करता है. जब वो लोग सेटिस्फाई होते हैं उससे पता लगता है कि वो लोग क्या उसको अडॉप्ट करेंगे या अडॉप्ट नहीं करेंगे. ही अप्लाइज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस स्टेज टू नो टू हिज ओन सिचुएशन. At this stage, the individual judges the worth of innovation. तो उसकी क्या कीमत है, यानी कि उसके मेन वैल्यू क्या है, उस आपके इनोवेशन की, उस नए आविष्कार की क्या वैल्यू है, उसके बारे में लोग उसके एनालिसिस करते हैं. ठीक है, the people make assessment whether the idea is applicable to own situation and if applied would it be the result. तो लोग क्या सोचते हैं कि जो इनोवेशन है क्या वो एप्लीकेबल है, लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अप्लाई कर सकते हैं तो उसके क्या रिजल्ट या क्या परिणाम आपके होंगे, ये लोग मेनली इसके अंदर आपका स्टडी करते हैं. ठीक है, अगला क्या है आपका ट्रायल. ट्रायल के अंदर अगर बात करेंगे तो द इंडिविजुअल एक्चुअली अप्लाइज द न्यू आइडिया ऑन अ स्मॉल स्केल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स यूटिलिटी इन इट्स ओन सिचुएशन. तो क्या होता है कि अब अगर उनको लगता है कि हाँ भाई ये हेल्पफुल होगा, तो पहले तो वो लोग टेस्ट करके देखते हैं.
ठीक है, पहले हम टेस्ट करके देखें, हमें अच्छा लगा तो हम बाद में और लेंगे, ठीक है। तो वही होता है। तो ट्रायल बेस यानी कि पहले तो वो लोग लगाते हैं क्योंकि भाई आगे चल के उनको यही चीज़ अप्लाई करनी है, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रूर एक बार उसको आप जो है ट्राई करके देखेंगे, है ना। तो जनरली आप क्लास में ज्वाइन होते हैं तो पहले आपको डेमो क्लासेस दी जाती है ना, डेमो क्लासेस दी जाती है, आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ भैया डेमो क्लास अच्छी है तो अब हम उसमें पैसे पे कर सकते हैं, तो वही ट्रायल होता है आपका, ठीक। इफ ही डिसाइड्स दैट द आइडिया हैज पॉसिबिलिटी फॉर हिम ही विल ट्राई इट, ठीक है। अगर उसको लगता है कि ये आइडिया सही है तो वो उसको ट्राई करता है। द ट्रायल स्टेज इज द कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल यूज, छोटे स्केल पे पहले उसको यूज किया जाता है, एंड बाय द नीड ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विच डील्स विथ हाउ डू आई डू इट, how much I use, how do I do it, how can I make it work best for me। ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि भाई मुझे कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। इन सारे जो सिचुएशंस है वो आदमी जो है वो सारे क्वेश्चंस से ओवरकम कर जाता है। Apparently individuals need to test a new idea even though they have thought about it for a long time and gathered information concerning it। लोगों के बारे में लोगों को उनकी जानकारी होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई क्लासेस आपको अच्छी दी जाएगी, सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, इतना जितना पढ़ा दिया इतना मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। फिर भी आपको ये सारी बातें तो पहले से पता है, लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं भैया टेस्ट कर लेते हैं एक बार, क्या पता सही हो या ना हो, है ना, बाद में रिग्रेट ना हो, तो इसलिए आप क्या टेस्ट करते हैं एक बार। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यही कहा जा रहा है। ट्रायल may be considered as a practical evaluation of the innovation. It provides evidence of the advantage of the innovation। तो क्या ट्रायल क्या होता है? प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन। वहाँ पे तो मेंटल इवैल्यूएशन होता है, दिमाग में आप सोच रहे थे कि मे भी सही होगा या नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पे आप क्या है, जब आपको डेमो मिल रहा है, जब आपको डेमो क्लासेस मिल रही है, आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी तरह फार्मर क्या करता है, सीड्स को थोड़ी जगह पे ग्रो कर लेता है, देखता है कि हाँ अच्छी रिजल्ट आ रही है, तो वो होता है आपका। और ये आपके एडवांटेजेस दिखाता है, यानी कि अगर पर्टिकुलर एक आपके लिए क्लास लाई गई है या पर्टिकुलर एक आपकी वीड वैरायटी लाई गई है या सीड वैरायटी लाई गई है, तो वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, उसके एडवांटेजेस जो होते हैं वो भी आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका एडॉप्शन। तो लास्ट स्टेज क्या है आपका इस 5 स्टेज वाले मॉडल में, ठीक है। तो इसमें क्या है, द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्केल कंटिन्यूअस यूज ऑफ द आइडिया एंड मोस्ट बाय सेटिस्फैक्शन विद द आइडिया। तो क्या होता है, जब फाइनली लोग ट्रायल के बाद लोग उससे सेटिस्फाई होते हैं तो एक लार्ज स्केल में क्या करते हैं, उसको यूज़ करने लगते हैं, और लार्ज स्केल में जब उसको यूज़ करते हैं तो उस लार्ज स्केल के यूज़ के बाद उसको क्या कहते हैं, फाइनली उसको अडॉप्टेड कहा जाता है, ठीक है। अभी आपको पता हो कितनी हाइब्रिड वैरायटीज आपकी यूज़ करी जा रही हैं, ठीक है। अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके क्लासेस चल रहे हैं, तो ये मेनली कि आपने ट्रायल लिया, फिर आपको अच्छी लगी क्लास, आपने परचेज किया, ठीक है। Trial may be considered as the practical evaluation of the innovation. It provides evidence of the advantage of innovation. Besides satisfied with the trial, considering the pros and cons of the situation, the individual takes final decision and applies the innovation in a scale appropriate to own the situation in a continuous basis। तो ठीक है, पहले लोगों ने ट्रायल लगाया, ठीक है, ट्रायल लगा के प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन हो गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं लोगों को, अब देखिए हर एक जगह पे कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ खूबियां आपको देखने को मिलेगी, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। परफेक्ट इज जस्ट अ इल्यूजन, एवरीथिंग हैज सम डिमेरिट्स सम मेरिट्स, ठीक है। तो लोगों को क्या लगता है कि अब क्या है, जब उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर लिया है तब उनको पता चलता है कि क्या प्रोज या क्या कॉन्स उनको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल स्टेज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका 7 स्टेज का एक आपका इनोवेशन मॉडल दिया गया था बाय सिंह एंड पारिक। सिंह एंड पारिक के द्वारा आपका 7 स्टेज इनोवेशन मॉडल जो है वो दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर आपको क्या क्या दिया था, नीड। पहला क्या है कि द स्टेज व्हेन अ पर्सन इंडिविजुअल विशेस टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन एंड डेवलप्स अ कॉम्प्रोमाइज। तो अभी आपको ज़रूरत क्यों है, पहले आपको ज़रूरत पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपकी ईल्ड अच्छी आ ही रही है, ठीक है, अगर आप अपनी किताब से ढंग से पढ़ ही ले रहे हो तो आप क्यों कोर्स बाय करोगे। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप किताबों से पढ़ रहे हो, आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तब आपको एक ट्यूटर चाहिए जो आपको ढंग से दूसरे लैंग्वेज में या ईजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स देकर समझाए, तब तो वो आपकी ज़रूरत है, तभी तो आप कोर्स परचेस करोगे। अगर फार्मर को लग रहा है कि भाई उसकी जो फील्ड है उसमें डिजीज हो जा रही है, उसकी ईल्ड नहीं प्रॉपर आ रही, तभी तो वो हाइब्रिड सीड लेगा, तभी तो वो डिजीज रेजिस्टेंट सीड लेगा। दूसरा क्या है, अवेयरनेस, जिस तरह पहले था फिर वो अवेयर किया जाएगा, ठीक है। एक नया इनोवेशन लाया गया है, एक आपके लिए क्लास लाई गई है, आपको पता चलता है, आप इसके बारे में अवेयर होते हो, फिर उसमें आप इंटरेस्ट दिखाते हो,
अगला क्या है आपका डेलिब्रेशन, ठीक है। इट इज अ स्टेज ऑफ डेलिब्रेशन एंड मेंटल इवेल्युएशन, द इंडिविजुअल मेंटली एग्जामिन्स पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द इम्यूनेशन अंडर ओन कंडीशंस। तो अब क्या देखते हैं कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई अब मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास डाटा सर्विसेज प्रॉपर होना चाहिए, मेरे पास प्रॉपर अच्छा फ़ोन होना चाहिए, या फिर मैं जिससे लैपटॉप होना चाहिए ताकि मैं अपना जो है इसको क्लासेस लाइव लॉन्ग टाइम तक कर सकूं। तो मेनली तब क्या आप मेंटल असेसमेंट कर रहे होते हैं कि भाई इस जो नई चीज़ इवॉल्व हुई है या नया चीज़ जो इनोवेट हुआ है उसको मैं अपने सिचुएशन में यूज़ कर सकता हूँ या नहीं, ठीक। ट्रायल की अगर बात की जाए तो एन इंडिविजुअल uses an innovation in part or sometimes in full. The individual applies the practice on a limited scale to observe the performance under own condition. तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ट्रायल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लोग क्या करते हैं, फिर एक ट्रायल है तो जो डेमो मैंने आपको पहले बताया उस तरह से, फिर एवेल्युएशन होता है। अब क्या होता है कि अब आपने जो इसका जो आपने ट्रायल लिया उसका इवेल्युएशन अब आप कर रहे हैं, पहले मेंटल इवेल्युएशन फिर आपका प्रैक्टिकल इवेल्युएशन हुआ। The individual observes the performance of an innovation in various dimension. अलग अलग तरीके से आप उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। Collect data on the performance of an innovation on other situation, compares the performance of new with the old one and figure out the change which will be necessary if innovation is to be adopted. Calculate input output risk uncertainty, ठीक है। तो वेरियस चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं और उससे क्या बोलते हैं, आप इवेलुएट कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर इनोवेशन को, ठीक है। अगला क्या है आपका एडॉप्शन। अब इट इज अ डिसीजन टू यूज द प्रैक्टिस ऑन अ कंटिन्यूड बेसिस। एडॉप्शन क्या है कि जब आपने इतने सारे स्टेजेस पार कर लिया, इतने लेवल तक आपकी चेकिंग हो चुकी है, तब फाइनली अब आपको लगता है कि हाँ भैया ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और अब हमें इसको एडॉप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सम एट्रीब्यूट्स ऑफ इनोवेशन, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता रही थी इनोवेशन जब मैंने आपको बताया था, तब उसके जो आपके मेन आपके एट्रीब्यूट्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको जानना जरूरी है इनोवेशन के। तो देखिए क्या है का रिलेटिव एडवांटेज, ठीक है। पहली बात तो ये है कि लोग इनोवेशन करते हैं इसलिए ताकि लोगों को उसमें कुछ ना कुछ फायदा नजर आए या कुछ उसका फायदा हो, कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। द डिग्री इज द डिग्री टू विच इनोवेशन इज परसीव्ड बीइंग बेटर देन द आइडिया इट सुपरसीड्स, यानी पहले से जो चीज़ प्रेजेंट है उससे बेहतर कुछ है, ठीक है। रिलेटिव एडवांटेज may have number of dimensions. For example, if a new technology or practice give more yield or more income, saves time, labor and cost, has less risk than the existing one, it has more relative advantages. Multiple use of an innovation may be form of relative advantages. तो देखिए जैसा क्या होता है कि पहले के दौरान अगर पहले आपने एक सीड जो है वो आपने जो है हाइब्रिड सीड आपने जनरेट की, इसकी यील्ड अच्छी है जो कि आपके कम वाटर पे यानी वाटर स्ट्रेस कंडीशन पे भी आपकी जो है ग्रो कर जा रही है और उसमें एक पर्टिकुलर पेस्ट की जो इन्फेस्टेशन है उससे भी रुक जा रहा है। तो अब देख रहे हैं कि पहले से आपका क्या हो रहा है कि आपको कॉस्ट भी कम पड़ रहा है, कम समय भी लग रहा है, कम लेबर लग रहा है और आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है। जैसा कि आपको पता है एक एंड्रॉइड फ़ोन में क्या आपको बहुत सारे फंक्शंस है। पहले क्या था आपके पास लैंडलाइन होती थी जिसमें आप कॉल्स कर सकते थे सिर्फ, हाँ, लेकिन अब क्या है अब आप मैसेजेस भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव आपके बहुत सारे अलग अलग जो फीचर्स होते हैं वो सारे क्या एक रिलेटिव एडवांटेजेस के अंदर आते हैं। तो एक इनोवेशन के अंदर रिलेटिव एडवांटेज जो है वो देखा जाता है। मेनली अगर हमने कोई चीज़ नई बनाई है तो उसमें पहले की तुलना में अब क्या बेहतर है। कंपैटिबिलिटी, ठीक, कंपैटिबिलिटी का मतलब कह रहा है इट इज द डिग्री इनटू व्हिच इनोवेशन इज परसीव्ड एज कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग वैल्यू, पास्ट एक्सपीरियंस एंड नीड ऑफ द पोटेंशियल एडॉप्टर्स, ठीक है। कंपैटिबिलिटी हैज एटलीस्ट 2 डायमेंशन, सिचुएशनल कंपैटिबिलिटी एंड कल्चरल कंपैटिबिलिटी। तो देखिए क्या होता है कि कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा नहीं इनोवेट करना है जिससे लोग जो है उसको यूज करने में कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। तो क्या हो कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो आपके एग्जिस्टिंग वैल्यू जो जिस तरीका जो आपने यूज किया है उस तरीकों को चेंज ना करें, ठीक है। एग्जिस्टिंग वैल्यूज को बचाए रखें और फिर आपका जो है इनोवेशन जो है लाया जाए। इनोवेशन आपका सिचुएशन कंपैटिबिलिटी आपकी क्या हो सकती है, सिचुएशनल हो सकती है, कल्चरल कंपैटिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अगला क्या है, when a new variety suits the agroclimatic condition of a farmer it indicates the situational compatibility, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने एक जो है हाइब्रिड वैरायटी जो है वो जो है आपने बनाई है और वो हाइब्रिड वैरायटी क्या हो रहा है कि सेमी एरिड एरिया में जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाई, तो क्या वो कंपैटिबल हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशनल कंपैटिबिलिटी। व्हेन अ ब्रीड ऑफ लाइवस्टॉक
Advocates the farmer is in the agreement with the beliefs and value, the cultural, it is the cultural compatibility, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आपने एक लाइफ स्टॉक की ब्रीड आपने ऐसे तैयार की है जो कि लोगों को, जैसे कि आप काउस में आपका कल्चरल बिलीव होता है, ठीक है, या आप जो है कुछ ऐसा इनोवेट करें जो उनके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज और कल्चर को जो है हार्म पहुंचा रहे हो, तो लोग उससे कंपैटिबल नहीं होंगे, ठीक है। द नेम गिव टू इनोवेशन में अफेक्ट द कंपैटिबिलिटी, ठीक है। आप अपनी जो इनोवेशन है, जो आपने इनोवेशन की नई जो चीज़ बनाई है, उसका नाम क्या रखा है, वो भी बहुत ज़्यादा असर देता है कि लोग उससे कंपैटिबल है या नहीं, ठीक है। जब आप बताएंगे, ठीक है, पहले तो देखिए एडवर्टीजमेंट होती है तो नाम ही इतना आपने अच्छा रखा हुआ होता है कि लोग एक बार आते हैं उसको देखने के लिए, ठीक है। तो नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक। कंपैटिबिलिटी ऑफ एन इनोवेशन इज एसेंशियल फॉर इट्स एडॉप्शन, ठीक है। तो मेनली जो आपके कंफर्टेबिलिटी मतलब क्या, कंफर्ट टू यूज, यानी कि लोग अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उनको कंफर्टेबल फील हो उसको यूज करने में, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात कीजिए तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इट इज अ डिग्री टू विच एन इनोवेशन परसीव्स आर रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज, ठीक है। इनोवेशन शुड बी एज फार एज पॉसिबल लेस कॉम्प्लेक्स फॉर द फार्मर्स टू अंडरस्टैंड एंड यूज। अब क्या होता है कि अभी अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो गई है, अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, समझना कॉम्प्लेक्स होगा, तो क्या लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, नहीं होंगे उसमें। क्या उसको लेना चाहेंगे, नहीं लेना। और अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं जो कि बहुत ही ग्रास रूट लेवल पीपल होते हैं, ठीक है, अगर आप उनके लिए कोई ऐसे सीड लेके आ रहे हैं जिसके लिए हाई मेंटेनेंस ज़रूरी है, कोई ऐसी वैरायटी आप लेके आ रहे हैं जिसके लिए उनको हाई मेंटेनेंस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पर्टिकुलरली उसको ग्रो कैसे करेंगे, तो मेनली जो भी आपकी इनोवेशन होती है वो लेस कॉम्प्लेक्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको उसको कॉम्प्लेक्स कम बनाना होगा, ठीक है। However, complexity of an innovation may not deter its adoption, provided it has more relative advantages. For example, many of the high-yielding technologies like HYB crops, crossbreed cattle, कंपोजिट फिश कल्चर आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो आपका, अगर आप देखते हैं कोई किसी चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी तो है, यानी कि उसको समझना मुश्किल तो है, लेकिन उसके आपके जो फायदे हैं, जिसका जो मुनाफा है वो बहुत, लाभ बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, भाई चलो हम सीख लेते हैं। इसलिए तो आपकी क्या, जो आपके ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम होती है, आपके फील्ड डेज लगाए जाते हैं कि फार्मर्स को सिखाया जाए कि कैसे वो ये टेक्नोलॉजी को जो है सीखेंगे, उसको चलाना सीखेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है जब वो कर वो सीख जाते हैं। जैसे अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना नहीं आता, ठीक, लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना आ जाए, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मुझे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना आ गया तो भैया मुझे बहुत ज़्यादा फायदे, भले वो अभी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, ठीक है। जब आप पढ़ने जाते हैं 1 में होते हैं, 2 में होते हैं, तो आपको पढ़ाई बहुत कॉम्प्लिकेट लगती है, पढ़ने लगते हैं तो ईजी लगने लगता है, समझने लगते हैं तो ईजी लगने लगता है, क्योंकि भाई उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम देयर आर न्यूमरस एडवांटेजेस, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो एडॉप्शन को एक तरह से अल्टर नहीं करती, लेकिन फिर भी कोशिश ये रखी जाती है कि जो समझाना जो है उसको आसान हो। अगर वो कॉम्प्लेक्स है भी तो उसको सामने वाले को समझाना जो है वो आसान रहे, ठीक है। अगला क्या है हमारा, ट्रायलेबिलिटी, ठीक है, यानी कि उसका ट्रायल भी डालना इजी हो, कि यानी कि जब भी हम उसको कहीं टेस्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वो इजी हो। डिग्री टू विच एन इनोवेशन में भी एक्सपेरिमेंटल विद अ लिमिटेड बेसिस, आपका जो एक लिमिटेड बेस पे आप उसको एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकली उसको टेस्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए वो ईजी होना चाहिए। एडॉप्शन ऑफ न्यू सीड्स फर्टिलाइजर आर मोर कंपेयर्ड टू न्यू फार्म मेथड सिंपली बिकॉज seeds and fertilizer may be purchased in small unit and tried, whereas the purchase of farm machinery requires a large investment and cannot be tried in parts. तो अगर इस तरह से हम देखें तो अगर आपने हाइब्रिड सीड लाई है तो थोड़ी सीड आप जो है खरीद सकते हैं, थोड़े अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट करके उसका ट्रायल लगा, लेकिन अगर कोई मशीनरी है, कोई बहुत बड़ी मशीनरी है, उसका आपको ट्रायल लेना हो तो उसका ट्रायल आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भाई उसको पहले तो आपको खरीदना पड़ेगा, और अगर इतनी बड़ी मशीन खरीद तो लाखों में खर्चा आपका आता है, तो फार्मर जनरली वो नहीं कर पाता। अगला क्या है, द मिनी किट डेमोन्स्ट्रेशन हैव हेल्प्ड टू स्प्रेडिंग द कल्टिवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स। दिस मेथड इन्वॉल्व्स स्मॉल स्केल ट्रायल बाय द फार्मर। अर्लियर adopters appears to be more concerned about the trialability of an innovation than the late adopters, ठीक है। जब आपको adopters कैटेगरी पढ़ाई जाएगी तो आपको अर्ली adopters और लेट adopters के बारे में बताया जाएगा। तो क्या होता है कि जनरली मिनी किट प्रोग्राम जो आपके लिए गया सीड मिनी किट प्रोग्राम है, उसके अंदर क्या हुआ कि छोटे थोड़े सीड्स को या ग्रो करके सिखाया गया लोगों की, हाँ देखिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगला क्या है आपका,
ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है, ऑब्जर्वेबिलिटी की बात की जाए तो इट इज अ डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ एन इनोवेशन आर विजिबल टू अदर. द विजिबल इम्पैक्ट ऑफ एन इनोवेशन फैसिलिटेट इट डिफ्यूजन in the social system. For example, application of the balanced fertilizer in plants has almost been always recommended to the farmers. In practice, farmers generally use more of the nitrogenous fertilizer. It is because the effect of nitrogenous fertilizer is very obvious in the eyes of the farmers. The plant jumps, the leaves turn green, whereas the effect of phosphatic and potassic fertilizers are not so evident. Understanding the beneficial effect of balanced fertilization by the farmers, which is more profitable in the long term, requires high level of comprehension and may be bought by intensive training and communication. तो ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, अगर आपने कोई इनोवेशन लाया यानी कोई नई खोज लाई है तो किसान क्या होता है, अट्रैक्ट किससे होता है, जो चीज़ सामने दिख रही है उसको, है ना. अब क्या होता है, अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा अप्लाई किया, आपका पौधा जो बहुत ज़्यादा हरा दिखने लगा, फार्मर को लगा भैया कि हम बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे, और ज़्यादा नाइट्रोजन अप्लाई करते तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते, क्योंकि वो नाइट्रोजन जो है वो लीच आउट होकर आपके ग्राउंड वाटर में जा रहा है, आपका ग्राउंड वाटर जो है वो कॉन्टेमिनेट हो रहा है. तो क्या होता है कि फार्मर्स ये नहीं समझ पाते कि आपके पोटेशिक और जो आपका फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, उनके भी जो है रोल्स होते हैं, इंटरमीडिएट रोल्स होते हैं. तो फार्मर्स को हर एक चीज़ समझाना, जो छोटे छोटे हिस्से हैं उनका क्या नुकसान है, उनका क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें बताने के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. एक फार्मर को जब तक ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, जब तक उनको हर एक चीज़ के हर एक एट्रीब्यूट के बारे में बताया नहीं जाएगा, तब तक लोग जो है अपने एक पर्टिकुलर इनोवेशन के बारे में पूरा नॉलेज नहीं रख पाएंगे. ठीक है, आपने अगर एक फर्टिलाइज़र लाया है जिसके अंदर आपका 100 kg जो है नाइट्रोजन है, ठीक है, और आपका 50 kg फॉस्फोरस है और 50 kg क्या है आपका पोटेशियम है, ठीक. तो आप फार्मर को लगेगा कि भैया ज़्यादा, अब इसमें आप फार्मर क्या करेगा, 100 की जगह 200 kg यूज़ करेगा. क्यों भाई, नाइट्रोजन डालते तो हमारा पौधा बहुत हरा हरा हो गया. लेकिन नहीं, आपको बताना होगा उनको कि नहीं, आपको 100:50:50 के रेशियो में ही आपको फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है, क्योंकि आपको जो पोटेशियम है, जो आपका फॉस्फोरस है, वो जो है उनका भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. और अगर आप ज़्यादा अमाउंट में जो है नाइट्रोजन आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होने की वजह आपका नुकसानदेह ज़्यादा होगा. अगला क्या है आपका प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी प्रेडिक्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ सर्टेन रिसीविंग ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम द एडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन. Subsistence farmers are often very cautious while making adoption decision because crop failure or the substantial reduction in the output due to the failure of agriculture innovation to achieve expected production goals can result in loss in the meager land holdings and starvation of the family. तो प्रेडिक्टेबिलिटी क्या होती है कि आपको देखिए कि एक जो बेनिफिट है वो अचीव करने के लिए आपको एक प्रेडिक्शन रखना पड़ेगा कि मे बी अगर हम ये सीढ़ियाँ ये टेक्नोलॉजी को अप्लाई करें तो हमें बेनिफिट मिलेगा. तो क्या होता है कि जो आपके सब्सिस्टेंस फार्मर है, जो ट्रेडिशनल मेथड से आपका ग्रोइंग करते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा जो है सतर्क रहते हैं कि भैया हम इसको यूज़ नहीं करें, क्या पता अगर इससे क्रॉप फेलियर हो गया तो हमारी पूरे फैमिली जो है वो भूखे मर जाएगी, है ना. तो क्या होता है कि इसलिए जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि फार्मर जो है उसको यूज़ करने वाला है. आपका फार्मर्स जो है हर लेवल के फार्मर्स आपके देखने को मिलेंगे, जो हाई लेवल फार्मर्स है वो भी, आपके लो लेवल फार्मर्स है वो भी, सारे सभी टाइप के फार्मर्स जो है उनके कांटेक्ट में आप आते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हैं आपको अपना इनोवेशन करना चाहिए. ठीक है, तो ये तो आपके एट्रीब्यूट्स थे इनोवेशन के. आगे हम बात करते हैं आपका क्या है इनोवेशन डिसीजन प्रोसेसेस. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस में ही आपका मेन समय लगता है, मेन टाइम जो है आपका मेनली किसमें, इसी में लग जाता है. ठीक है, तो क्या है आपका इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, इसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं क्या है. रॉजर के अनुसार इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल पासेस फ्रॉम फर्स्ट नॉलेज ऑफ एन इनोवेशन टू फॉर्मिंग एन एट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द इनोवेशन टू decision to adopt or reject, to implementation and use of new idea and to confirmation to its decision. यानी कि आपका एक इनोवेशन आया, हमने बताया कि भैया हमने एक नई चीज़ खोजी है, ठीक, आपको कम्युनिकेट कर दिया गया है, आपको अवेयरनेस मिल गई है. अब आप क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, दिमाग में सोचेंगे, उसके बेनिफिट्स, उसके प्रोज कॉन्स के बारे में सोचेंगे. ठीक है,
तो उसके वेरियस एट्रीब्यूट्स के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि क्या हमें इसको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर आप ट्रायल देंगे उसका, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और फिर जब उसका इवैल्यूएशन करने के बाद आपको लगेगा कि आपके पास रिलेटिव एडवांटेजेस है, तो फाइनली आप क्या करेंगे, अपना डिसीजन का कन्फर्मेशन देंगे कि हाँ भैया हम अब क्या कर सकते हैं, इसको हम अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो यह होता है आपका इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। This is a process consists of series of action and choice over time through which individual or an organization evaluate a new idea and decide whether or not to incorporate the new idea into the ongoing system. तो मेनली क्या, बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे सीरीज में आप काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको ये आइडिया, ये टेक्नोलॉजी जो है वो आपको अप्लाई करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अगला क्या है, this behavior consists essentially of dealing with the uncertainty that is inheritability involved in the decision about a new alternative to those previously in the existence. The perceived newness of an innovation and the uncertainty associated with this newness is an distinctive aspect of innovation decision making. Compared to other type of decision making, innovation decision making is a process that occurs over time and it conceptualized to have 5 stages. बाकी जगह पे जैसे आप डिसीजन लेते हैं उसकी कंपेयर में अगर आप एक नया चीज़ के बारे में, अगर एक नया इनोवेशन के बारे में जो है आप डिसीजन लेते हैं तो वो क्या होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है और इसके अंदर आपको 5 स्टेज जो है आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्टेज क्या है आपका, नॉलेज, दूसरा पर्सुएशन, तीसरा डिसीजन, चौथा इम्प्लीमेंटेशन और पांचवा कंफर्मेशन। तो इन 5 स्टेज से गुजर के एक समय लगता है जब आप जो है इतने सारे प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इस इमेज को देखिए ध्यान से, इसमें आपके बाकी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इस पर ध्यान दीजिए, मैं इसके बारे में आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 स्टेज दिए हुए हैं किसके, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस के, ठीक है। आपका पहला क्या है, नॉलेज, दूसरा पर्सुएशन, तीसरा डिसीजन, चौथा इम्प्लीमेंटेशन और पांचवा कंफर्मेशन, ठीक। और ये जो आपका एक के बाद एक स्टेप आपका जो कंटिन्यू हो रहा है, इसमें क्या आपका कम्युनिकेशन चैनल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले आपके क्या प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं, फेल्ट नीड, इनोवेटिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स, ये सब चीज़ें पहले की कंडीशंस है। यानी कि किसी भी चीज़ में आप इनोवेशन डिसीजन लेने से पहले क्या है, आपके पास एक पहले से कुछ प्रैक्टिस है जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई इसमें कुछ कमी, हमें कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है, और फिर रिसर्चर्स ने इस जो आपका किसी सर्वे के दौरान रिसर्चर्स ने महसूस किया कि हाँ भैया लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, फिर उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया निकाला गया, ठीक है। आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स हुए, ठीक है, जैसे कि आपके KVK हो गया, ठीक है, और बाकी अदर आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए, उन्होंने क्या किया, आपके एक फील्ड डेस्ट बनाया, या फिर आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वगैरह, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया। तो पहला क्या है आपका नॉलेज, दूसरा पर्सुएशन, तीसरा डिसीजन, चौथा इम्प्लीमेंटेशन और पांचवा कंफर्मेशन, ठीक है। तो परसीव्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है आपका रिसीव्ड रिलेटिव एडवांटेजेस आप देखते हैं, कंपैटिबिलिटी देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ट्रायलेबिलिटी देखते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो ये पांचों के बारे में हमने बताया, ये किसके अंदर आपका पर्सुएशन स्टेज के अंदर आता है। जब आप उसको परस्यू कर रहे होते हैं तब उसमें आप क्या ये 5 चीज़ें उन पे ध्यान देते हैं। डिसीजन जब आप लेते हैं तो डिसीजन में क्या होता है कि या तो आप अडॉप्ट करते हैं या क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपका डिसीजन होता है कि भाई हमने देखा कि भाई इसके एडवांटेजेस अच्छे हैं तो हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे, अगर मिला लगा कि नहीं भैया कुछ ज़्यादा खास आपका जो है फ़ायदा नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। एडॉप्शन हुआ तो वो क्या होगा, आपका उसको जो है आप आगे तक यूज़ करते हैं, आगे तक अडॉप्ट करते रहेंगे, ठीक है। रिजेक्शन हुआ तो क्या होता है कि अगर रिजेक्ट किया गया तो इसके अंदर 2 सिचुएशन बनती है। अब क्या होता है, रिजेक्ट अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि वो कुछ पर्टिकुलर लोगों के कंडीशंस को जो है कंडीशंस के लिए कंपैटिबल नहीं है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ जो सिचुएशन है उसके लिए कंपैटिबल, पर दूसरे ग्रुप ऑफ सिचुएशन के लिए कंपैटिबल है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि लेटर अडॉप्शन, यानी कि आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन को सूट नहीं कर रहा है तो आप उसको दूसरे एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आप उसको रिलीज करते हैं। और दूसरा क्या है कि जब लोग उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होते, लगता है कि भैया ये कहीं पे भी किसी काम लायक नहीं है, इसमें बहुत पैसे लगेंगे, अगर हम इसको अडॉप्ट करने पे उतर गए तो हमारा बहुत लॉस होने वाला है, जनरली आप क्या करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उसकी जो है एडॉप्शन यानी कि उसका यूज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाती है वो आइडिया, ठीक है।
आपको अब हर एक, जो आपका नॉलेज हो गया, परसुएशन हो गया, डिसीजन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कंफर्मेशन हो गया, इन सब के बारे में एक एक करके हर एक पॉइंट्स के बारे में बताया जाएगा, तो बने रहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, आपका नॉलेज स्टेज से। तो पहला ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ज्ञान के अंदर आपका आता है अवेयरनेस, अगला क्या है आपका हाउ टू नॉलेज, यानी कि कैसे आपको नॉलेज मिलेगा, कैसे कैसे आप जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज करें, और प्रिंसिपल्स, ये तीन चीजें आप इसके अंदर देखेंगे। तो पहला क्या है, इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल और अदर डिसीजन मेकिंग यूनिट इज एक्सपोज टू इनोवेशन एक्सिस्टेंस एंड गेन्स सम अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ इट फंक्शंस। मेनली क्या होता है कि जब कोई भी नई चीज़ आपकी बनती है, ठीक है, आपका कोई भी चीज़ नया बना है, तो उसके बारे में क्या होता है कि आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, लोगों को कहीं से पता लगता है कि कहीं पे ये चीज़ इन्वेंट हुई है, ठीक है, तो उसके प्रॉपर फंक्शन के बारे में आपको पता लगता है। नॉलेज फंक्शन इज मेनली कॉग्निटिव और नोइंग। मेनली क्या होता है कि आपको ज्ञान हो, आपको पता, आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आए कि आपको पता लगे कि हाँ कहीं पे कुछ चीज़ है जो है इन्वेंट हुई। नॉलेज seeking is by initiation by the individual and is greatly influenced by one predisposition. Exposure is selectively and generally individuals tends to expose themselves to those ideas which are consistent with one existing attitudes and belief and avoid those which are in conflict with them. A need can motivate an individual to seek information about an individual and the knowledge of the individual may develop the need. तो क्या होता है कि देखिए, जब तक आपको पता ही नहीं है, तो अगर आप जो है पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, और आपको पता ही नहीं कि भाई आपका लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कहीं भी कोचिंग खुली है, एक पर्टिकुलर मान लो एएफओ के लिए पढ़ रहे हो या एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रांस के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको लगा कि भाई हम पढ़ रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं कि कहीं पे आपके लिए एक पर्टिकुलर जो स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है। तो वो चीज़ होती है कि नॉलेज मेनली आपको बताता है कि आपको एक चीज़ों का ज्ञान हो जाए, आपको अवेयरनेस मिल जाए, आपको पता लग जाए कि हाँ कहीं पे आपके नीड के अनुसार एक चीज़ जो है वो फॉर्म हुई है। इससे सबसे पहले आपका क्या अवेयरनेस आता है। नॉलेज मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल टू सीक हाउ टू, यानी कैसे, नॉलेज एंड प्रिंसिपल नॉलेज एंड हाउ टू नॉलेज एंड प्रिंसिपल नॉलेज। द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस सीकिंग इज कंसंट्रेटेड एज अ नॉलेज स्टेज ऑफ इनोवेशन decision process, but it may also occur as the persuasion and decision state. तो मेनली क्या होता है, जब आपका इनोवेशन डिसीजन का स्टार्टिंग होता है, सबसे पहले आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वहीं से आपका शुरुआत होता है। लोग अवेयर होंगे तभी तो लोग आपका क्या करते हैं, किसी भी इनोवेशन का क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, ट्रायलेबिलिटी करेंगे। हाउ टू नॉलेज, अगर हाउ टू नॉलेज के बारे में बात किया जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू यूज एन इनोवेशन प्रॉपरली। हाउ टू मतलब कैसे, अगर हमने बता दिया कि भाई एक स्पेशलाइज्ड बैच है, तो कैसे है ये स्पेशलाइज्ड बैच, क्योंकि इसके हम अंदर आपको हम वीडियो क्लासेस दे रहे हैं, आपको हम क्या दे रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह यानी हाउ टू नॉलेज इसके अंदर आता है, ठीक। व्हेन एडिक्वेट लेवल ऑफ हाउ टू नॉलेज इज नॉट ऑब्टेन्ड प्रायर टू द ट्रायल एंड एडॉप्शन ऑफ एन इनोवेशन, रिजेक्शन और डिसकंटिन्यूअस इज लाइकली टू रिजल्ट। अगर लोगों को सही तरीके से पता ही नहीं है कि कोई इनोवेशन के अंदर कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, तो क्या होता है कि जनरली आगे चल के वो चीज़ में आगे नहीं बढ़ते, डिसकंटिन्यू कर देते हैं इसमें अपना अदर डिसीजन लेना। चेंज एजेंट कुड परहैप्स प्ले देयर डिस्टिंक्टिव रोल इन द कंसंट्रेंट ऑफ द हाउ टू नॉलेज एट द ट्रायल एंड डिसीजन स्टेट ऑफ द प्रोसेस। तो क्या होता है कि कुछ आपके चेंज एजेंट्स होते हैं जिनको नॉलेज होती है, जिन्होंने मान लो कुछ बच्चे जो हैं आपके कोर्स ऑलरेडी बाय कर रखा है, तो अगर वो बच्चे बोलते हैं हाँ बहुत ही हेल्पफुल है कोर्स, हमें तो बहुत बेनिफिट मिला, हमें अच्छा होगा, हमारे टाइम सेव हो जाती है, हम 50 जगह हम 50 बुक रेफर करने से अच्छा है हमारे पास एक शॉर्ट लिस्टेड ई कंटेंट है, तो उससे क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि उसके बारे में आपको ज्ञान हो जाता है। प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो क्या है, नॉलेज कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डीलिंग विद द फंक्शनिंग प्रिंसिपल अंडरलाइंग हाउ द इनोवेशन वर्क्स। It is usually possible to adopt an innovation without principal knowledge, but the danger of misusing the new idea is greater and discontinuous may result. The long-range competence of individual to judge future innovativeness is facilitated by the principal knowledge. तो मेनली आपका मेन कोर नॉलेज जो है वो आपको पता होना चाहिए
यानी कि आपका जो एक पर्टिकुलर इनोवेशन है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, यानी उसके बेसिक एट्रीब्यूट, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको पता होने चाहिए। अगला क्या है आपका पर्सुएसिव स्टेज। पर्सुएसिव स्टेज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है कि व्हेन एन इंडिविजुअल और सम अदर डिसीजन मेकिंग यूनिट फॉर्म्स अ फेवरेबल और अनफेवरेबल एट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द इनोवेशन, जिनको इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ये उनके लिए फेवरेबल है या वो कहते हैं या उनके लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है, एक इनोवेशन। पर्सुएशन फंक्शन इज मेनली इफेक्टिव और रिलेटेड टू फीलिंग्स, ठीक है, लोग अगर अच्छा फील करते हैं, उन्हें सही लगता है, तभी उसके बारे में वो अनफेवरेबल या फेवरेबल कहते हैं। At this stage, individual becomes more psychologically involved in the innovation and actively seeks information about it, ठीक है, जो उनका मानसिक संतुलन होता है, ठीक है, मेनली आपका क्या होता है मेंटली, अगर आप मेंटली आप इवेल्युएट कर रहे होते हैं, अगर आपको लगता है कि यार मे बी मेरा टाइम वेस्ट होगा, या फार्मर्स ये सोचते हैं मे बी यार ये अगर हम इस पर अडॉप्ट करते हैं, हमने अपने फील्ड में लगाया, अगर ये फेल हो गया तो हमारा पैसा भी लॉस होगा, हमारा समय भी बर्बाद होगा, हम फूड भी जनरेट नहीं पाए, तो मेंटल जो आपके कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। द इंडिविजुअल परसीव्स दैट द एट्रीब्यूट ऑफ इनोवेशन विच कंडीशन बाय वन पर्सनैलिटी एंड सोशल नॉर्म्स एंड डेवलप्स अ जनरल आइडिया अबाउट द इनोवेशन। तो क्या होता है कि आपके सोसाइटी में जो एक पर्टिकुलर जिसने उसको यूज़ किया है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कि कैसे आपके उसके क्या क्या इनोवेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि भाई ये कंपैटिबल है, कुछ लोग कहें बहुत कॉम्प्लेक्स है, कुछ लोग कहें कि ये ट्रायलेबल ही नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें इन डेवलपिंग अ फेवरेबल एट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इनोवेशन एंड इंडिविजुअल मे मेंटली अप्लाई द न्यू आइडिया टू द प्रेजेंट एंड एंटिसिपेट फ्यूचर सिचुएशन बिफोर डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू ट्राई इट। अगर फेवरेबल एट्रीब्यूट होता है तो उसमें क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि अभी की सिचुएशन क्या है, और अभी की सिचुएशन में अगर ये इनोवेशन आप ऐड करते हैं तो फर्दर आगे चल के क्या आपको फ़ायदा मिलने वाला है, उस बेस पे आप क्या करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि आप उसको यूज़ करेंगे या नहीं। आगे there may be two levels of attribute, a specific attribute towards the innovation and general attribute toward the change। तो क्या होता है कि एक इनोवेशन के एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बारे में बात यानी कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है ये कह सकते हैं, और एक जनरल एट्रीब्यूट होता है कि हाँ भाई ये कॉम्प्लेक्स तो है और इसकी ट्रायलेबिलिटी का इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा इस पर मेहनत करने ज़्यादा उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपका इसका इनिशियल कॉस्ट जो था वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आपका जनरल एट्रीब्यूट्स होते हैं। A previous positive experience helps the process and previous negative experience that is a failure develops a resistance to future new ideas। अगर आपने एक जो है एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो वो डेवलप करी है और उस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि आपका क्या हो रहा है कि फेलियर हो जा रहा है, अगर फेलियर रहेंगे लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, उसका फीडबैक खराब आ रहा है, तो क्या होता है आगे आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्या है कि उससे आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा होता है तो क्या होता है कि आप देख पाते हैं कि लोग जो है उसको फर्दर यूज़ कर रहे हैं और वो डिफ्यूज़ भी हो रहा है, लोगों तक आगे तक फैलाया जा रहा है, लोग उसको बारे में जान रहे हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे आपको उसको जो है यूज़ किया जा रहा है। डिसीजन स्टेज के बारे में अगर बात किया तो डिसीजन स्टेज क्या होता है ये देख लेते हैं। डिसीजन अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल एंगेज इन द एक्टिविटी दैट लीड्स टू चॉइस ऑफ और अडॉप्ट और रिजेक्ट द इनोवेशन। तो यहाँ डिसीजन स्टेज में ये होता है कि आपने इतना सारा सोच विन कर लिया, आपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो है मेनली रैशनलाइज कर ली, और अब आपको देखना है कि आपको उसको लेना है या नहीं, आप उसको अडॉप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। द इंडिविजुअल पुट्स इनोवेशन इन द स्मॉल स्केल ट्रायल, छोटे ट्रायल्स पे आप उसको डालेंगे, उसके रिजल्ट्स को चेक करेंगे, रिलेटिव एडवांटेजेस को चेक करेंगे, रिस्क को देखेंगे, ठीक है, अदर एस्पेक्ट को देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, आपकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है या नहीं है। इसके बेस पे क्या करते हैं आप पर्टिकुलर इनोवेशन को क्या करते हैं, या तो अडॉप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं, या तो उसके अंदर कुछ फर्दर चेंजेस आप लाते हैं जिसकी वजह से आप उसके लिए कंपैटिबल हो पाए, ठीक है। अगला हम बात करेंगे क्या है आपका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज क्या कह रहा है भैया कि अकर्स व्हेन इंडिविजुअल और अदर डिसीजन मेकिंग यूनिट पुट्स एन इनोवेशन इन अ यूज। अब क्या हो, आपने डिसीजन बना लिया कि अब आपको अडॉप्ट करना है ना। हमारा डिसीजन बन गया कि भैया हमें अच्छा लग रहा है, इसके रिलेटिव एडवांटेजेस सही हैं, हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक। तो वो क्या हो, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आपका एक इंडिविजुअल देखता है कि वेयर टू गेट द इनोवेशन, मेनली कि जो इनोवेशन है वो लोगों को मिलेगी क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है,
कहाँ से उनको नसीब होगा, कहाँ से वो उसको ले सकते हैं, कहाँ से वो उसको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ इट, कैसे वो यूज़ करेंगे, और उसके ऑपरेशनल क्या प्रॉब्लम्स होंगे। देखिए जब भी आप कोई नई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे कि पहले तो आप तो उसको यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो आपको आदत तो है नहीं, आपके लिए कुछ नया है, अब उस नई चीज़ को अडॉप्ट करने में आपको कुछ ना कुछ समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ेगी, है ना। हाउ दीज कुड बी सॉल्व, अब क्या है वो समस्याएं, तो देखिए समस्याएं तो बनी रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं को सॉल्व करने के क्या तरीके हैं वो आपको ध्यान देना है, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज and modification in the innovation to suit more closely to the specific need of a particular person who adopts it, ठीक है। तो क्या होता है कि आप क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं थोड़ा, अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। री इन्वेंशन का क्या कह रहा है, ऑफन अकर्स एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। तो एक री इन्वेंशन करके एक टर्म आता है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि री इन्वेंशन क्या होता है, तो री इन्वेंशन कोई नया चीज़ फॉर्म करना नहीं होता, उसी चीज़ में आपका कोई परिवर्तन लाना होता है, ठीक है। जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर आपने एक किताब ली है, ठीक है, उस किताब के अंदर आपका सिर्फ लिखे हुए हैं, आपके पिक्चर्स नहीं है, कोई डायग्राम्स नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है, तो लोगों को समझ में कम आ रहा है। अब क्या करेंगे, आप उसी को मॉडिफाई करेंगे, उसमें कुछ एनिमेशंस ऐड करेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या पिक्चर्स ऐड करेंगे, उसके अंदर आप रिलेटिव यानी जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है वो ऐड करेंगे, ताकि लोग क्या इजीली उसको समझ सकें, ठीक। री-इन्वेंशन डिवाइड एज अ डिग्री टू विच एन इनोवेशन इज चेंज और मॉडिफाइड बाय अ यूजर इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या आपका मॉडिफिकेशन लागे, क्या चेंजेस लागे उस इनोवेशन के दौरान, इम्प्लीमेंटेशन के समय पे। द री-इन्वेंशन ऑफन इज बेनिफिशियल टू द एडॉप्टर्स of an innovator. Flexibility in the process of adopting an innovation may reduce mistakes and encourage the customization of the innovation to fit it more appropriate to the local situation or the changing situation, ठीक है। लोकल सिचुएशन, आपकी चेंजिंग सिचुएशन के लिए आपको फिट इन हो सके, उसके लिए मेनली आपका जो री इन्वेंशन जो है वो किया जाता है, ठीक है। अगला क्या है आपका कंफर्मेशन स्टेज है, आपका फाइनल स्टेज है आपका किसका, इनोवेशन डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल जो होता है reinforce an innovation decision already has been taken and reverses as previous decision to adopt and reject the innovation if exposed to conflicting message about the innovation। तो अब क्या होता है, कंफर्मेशन स्टेज में क्या होता है कि दो चीज़ें आपकी होती है, आपने इम्प्लीमेंट किया, आपको फ़ायदा जो है दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको क्या दिख रहा है, कुछ उसके ऐसे एक्सपेक्ट्स आपको दिखने को मिले जो कि अपोज कर रहे हैं उसके कंटिन्यूस यूजेज को। द डिसीजन टू अडॉप्ट एंड रिजेक्ट एन इनोवेशन is not a terminal act. Human mind is a dynamic state and individual constantly evaluate the situation। अब क्या है, इंसान का दिमाग है, उसमें हमेशा थॉट्स नए नए चलते रहते हैं। अभी आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ टाइम के बाद आपको लगा कि बिल्कुल वेस्ट है ना। तो उस तरह से आगे वो चीज़ आपकी अडॉप्टेड रहेगी, उसका यूज़ रहेगा या नहीं रहेगा, वो जो एक आपका दिमाग, आपके जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है। If an individual perceives that the innovation is giving satisfactory result, he will continue, ठीक है। अगर एक ह्यूमन माइंड में ये लगता है कि हाँ भैया इसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी के लिए भी अच्छा है, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, तो लोग क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। रिवर्सल ऑफ द डिसीजन आफ्टर एडॉप्शन एंड और रिजेक्शन ऑफ एन इनोवेशन में टेक्स प्लेस एट द लेटर स्टेज। एट द कंफर्मेशन स्टेज में क्या होता है कि एक्सटेंशन एजेंट्स हैव द एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी of providing supporting message to the individual who have previously adopted. Extension agent often assumes that once adoption is secured, it will continue. तो जो आपके एक्सटेंशन एजेंट्स होते हैं, एक्सटेंशन एजेंट्स क्या होते हैं कि वो ये उनके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अगर एक बार किसी ने उसको अडॉप्ट किया है, कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, तो वो कंटिन्यूसली उसको अडॉप्ट करते रहें, उनके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज मिलते रहे, ट्रेनिंग देते रहें, उनको अवेयर करते रहें। ये काम करता है कौन, एक्सटेंशन एजेंट, ताकि आपका एक इनोवेशन जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आपके यूज में रहे, क्योंकि वो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट एडॉप्टर्स कैटेगरी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो एडॉप्टर्स की कैटेगरी क्या क्या होती है, एडॉप्टर्स मेनली कौन, जो आपका
इनोवेशन किया किस लिए गया है, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। और हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, हमारी क्या क्या कैटेगरी, किस किस बेस पे जो है आप एक इनोवेशन को यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्या है आपका इनोवेटिवनेस। इनोवेटिवनेस क्या होता है, इज द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल और द अदर यूनिट ऑफ एडॉप्शन इज रिलेटिवली अर्लियर इन adopting new ideas than the other members of the system. In technology transfer program, it is great practical utility for the extension worker to identify the individual who are likely to adopt innovation early and who may be lagging behind. तो इनोवेटिवनेस क्या होता है, जैसे अगर हमें लगता है, अगर हमारे दिमाग में कुछ नया सीखने की उम्मीद ही नहीं है, हमने सोच लिया है कि भैया हम जैसे हम वैसे ही पड़े रहेंगे, हमें अपने अंदर कोई परिवर्तन लाना ही नहीं है। देखिए सारी ज़िंदगी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, हर समय आपको कुछ ना कुछ सिखा होता है, वो अगर उस चीज़ को सीखने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए आप तैयार हैं, तो वही आपका इनोवेटिवनेस होता है। ठीक है, adoption of an innovation over time follow a normal bell shaped curve. आपका जो इनोवेशन एडॉप्शन का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, बेल शेप का कर्व होता है when plotted over time and frequency basis. If the cumulative number of adopters is plotted, the result shows S-shaped curve. The S-shaped curve rise slowly at first when there are few adopters in a time period, accelerates to a maximum when half of the individual of the system has adopted, and increase gradually to a slower rate as the few remaining individuals finally adopted. तो अगर आप कर्व के तौर पे देखें तो पहले क्या होता है कि थोड़े लोग जो होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं, फिर जब उन थोड़े लोगों को देख के बाकी लोग सेटिस्फाई होते हैं, तो क्या होता है, पहले थोड़े लोग सेटिस्फाई हुए, फिर एक टाइम के बाद और लोग सेटिस्फाई हुए, फिर फाइनली आपका क्या होता है, सारे लोग आपका ग्रेजुअली जितने लोग हैं वो सारे लोग एक कांस्टेंट रेट पे आपका इस तरह से जो है ग्राफ आपका बन जाता है। ठीक, पहले थोड़े लोगों ने इसको यूज़ किया, टाइम के दौरान क्या हुआ, फिर कुछ और लोगों ने यूज़ किया, फिर फाइनली जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने भी यूज़ किया, तो एक एस शेप का ग्राफ आपका बन जाता है। जनरली अगर आप कर्व की बात करें तो कर्व कैसा आपका बनेगा, बेल शेप का कर्व बनता है। अगर आप किसके डायमीटर पे देखें, टाइम के और किस फ्रीक्वेंसी से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आपका कौन कौन से होते हैं आपके एडॉप्टर्स, रॉजर ने ही आपका दिया था, तो कौन कौन से हैं आपके इन्वेंटर्स होते हैं जिसको आप वेंचर्स हम कहते हैं। ठीक है, अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं रेस्पेक्टेबल्स, अर्ली मेजॉरिटी जो आपके डेलिबरेट्स होते हैं, लेट मेजॉरिटी जो आपके स्केप्टिकल्स होते हैं, और लेगार्ड्स जो आपके ट्रेडिशनल्स होते हैं। ठीक है, ये रही आपकी डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, उसके बाद जो है आपको इनके सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझिए। पहला क्या है आपका इनोवेटर्स। ठीक, तो ये कितने हैं भैया आपके 2.5% है। ठीक, दूसरे क्या आपके अर्ली एडॉप्टर्स हैं, ये आपके कितने हैं 13. ठीक, अब क्या आते हैं आपके अर्ली मेजॉरिटी आते हैं, तो ये कितने हैं 34% है। लेट मेजॉरिटी भी सेम 34%। स्केप्टिकल्स या लेगार्ड्स की अगर बात की जाए तो कितने 16% है। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं, देखिए बिल्कुल एक बेल, जैसे आपकी एक बेल नहीं होती है, कैसे होती है बेल आपकी बनी हुई, ऐसे होती है आपकी एक बेल बनी होती है, बिल्कुल वैसा शेप का आपको कर्व जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे क्या होता है, पहले आपके इनोवेटर्स होते हैं जो कि आपका रिस्क लेने को तैयार हैं, कोई नया चीज़ फॉर्म करने को तैयार होते हैं। ठीक है, और अर्ली अडॉप्टर्स कौन होते हैं, जिनके अंदर इनोवेटिवनेस अच्छी होती है, वो कोई नया चीज़ देखते तो बिल्कुल उनको ट्राई करने की इच्छा होती है। अर्ली मेजॉरिटी जो होते हैं वो आपका डिसीजन लेते हैं, आपका इवेल्युएशन करते हैं दिमाग में, फिर और लेट मेजॉरिटी वो होता है कि जो आपका जब देखते हैं कि सबने आपका एनालिसिस कर लिया फिर उसको यूज़ करते हैं। और लेगार्ड्स वो होते हैं जब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है तब उसको अडॉप्ट करते हैं, तो वो क्या होता है आपका लेगार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे 5 स्टेज में
innovators, early adopters, early majority, late majority and laggards. In this 5 classification of the adopters which was given by रॉजर, ठीक है, तो ये है, और इनके बाकी आपके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। स्टार्ट करते हैं आपके इनोवेटर से। तो क्या है आपके इनोवेटर्स? इनको क्या कहते हैं? टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं कि ये कोई नया चीज लाते हैं ताकि लोगों के अंदर जो है जागरूकता है कि वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सिचुएशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। इनोवेटर्स या वेंचरसम, they are venturesome and first people to adopt a new idea much ahead of other members in the community. They generally in few numbers attributes only 2.5% of the total population and not more than 1 or 2 in the community. They are made deviants of the social norms and may be viewed as the deviants by others. देखिए, जब भी कोई कुछ नया करता है ना, तो जनरली लोग उसको एक, देखिए सब कहते हैं कि साइंटिस्ट को, जनरली जितने भी साइंटिस्ट है उनको क्या कहते हैं, ये इंसान पागल है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो इंसान लगातार उस पर लगा रहता है, लगातार लगा रहता है, ठीक है। आपके जो एडिसन सर थे, उन्होंने बल्ब बनाया, ठीक है, तो आपका कई एक बार 99 टाइम्स आपका जो है बल्ब बनाया और उन्होंने उनका बल्ब बनाया। लोगों ने उनसे पूछा कि भैया तुम इतनी बार जो है ये कर रहे हो, क्या तुम पागल हो कि लगातार करते जा रहे हो, वो जो नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ स्विच कर जाओ। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये 99 तरीके मैंने बताया कि इस तरीके से तो कम से कम आपका बल्ब नहीं बनेगा, और फिर फाइनली उनको वो तरीका पता चला जिस तरह से आपका बल्ब बनेगा, ठीक है। तो वो उन्होंने ये बताया कि ये इतने पर्टिकुलर जो आपके फीचर्स हैं, इस ये पर्टिकुलर स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं बल्ब के मेकिंग में, ठीक है। जब तक आप गलतियां करेंगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि सही चीज़ है क्या, है ना। गलती करेंगे तभी सीखेंगे, गलती से इंसान सीखता है। एवरी फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू योर सक्सेस। आपने लाइन सुनी है, जब तक आपको फेलियर नहीं मिलेगी, अगर आपका एक एग्जाम क्रैक नहीं होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। लाइक इफ यू डिडंट क्रैक योर एग्जामिनेशन, देयर मस्ट बी सम ड्रॉबैक्स, देयर मस्ट बी सम पॉइंट्स, सम यूनिट्स विच यू हैव नॉट कवर्ड प्रॉपरली। तो क्या करना है, उसको एज अ डिप्रेशन में नहीं चले जाना है, ऐसे अपने आप को डाउन नहीं फील कराना, आपको मोटिवेट रखना है कि भैया पिछले बार अगर ये 5 टॉपिक्स मैं ढंग से पढ़ी थी, तो अगली बार अब ये 5 टॉपिक्स मैं बहुत चीज़ से पढ़ूंगा। कम से कम पहले के 5 टॉपिक अब आपको पढ़ने नहीं है, अब आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। बहुत फर्क होता है पढ़ने और रिविजन करने में। हो सकता है पहले 5 टॉपिक्स आपने ये सोच के छोड़ दिया कि भैया एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और एग्जाम्स तो वैसा ही होता है, जो टॉपिक आपने छोड़ा है क्वेश्चन उसी से पूछेगा, है ना। तो अब क्या है कि अब वो टॉपिक्स आप अगली बार ध्यान में रखोगे, तो अगली बार आप क्या, अब उन टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे, और जो टॉपिक पहले से पढ़े हो उनको बस रिविजन करना बाकी रहेगा, है ना। तो भाई अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या है, हैव लार्ज फर्म्स विथ हाई नेट वर्थ एंड रिस्क कैपिटल, विलिंग टू टेक रिस्क, हैविंग यूजुअली नॉट पास्ट मिडिल एज एंड जनरली वेल एजुकेटेड। जनरली ये क्या वेल एजुकेटेड होते हैं, आपका क्या होते हैं, इनके बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, इनके पास कैपिटल इतना होता है कि ये रिस्क लेने को तैयार होते हैं, ठीक है। अब हम जिसके पास आपका जो है फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो तो कोई नया चीज़ इन्वेंट नहीं करेगा ना, जिसके पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट है वही करेगा नया चीज़। विथ हैव रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज इन द प्रोग्रेसिव कम्युनिटी बट नॉट इन द कंजर्वेटिव टाइप ऑफ कम्युनिटी। जो आपके प्रोग्रेसिव जिनकी सोच है उनके अंदर इनकी काफ़ी रेस्पेक्ट होती है, लेकिन जो कंजर्वेटिव टाइप ऑफ कम्युनिटी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज पर ध्यान देते हैं उनके अंदर खासा इनकी इज्जत नहीं होती है। मेंटली अलर्ट एंड एक्टिवली सीकिंग न्यू आइडियाज, दिमाग से काफ़ी तेज होते हैं और नए आइडियाज़ की तरफ बढ़ते रहते हैं। द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एक्टिविटीज गोज बियॉन्ड द कम्युनिटी बाउंड्रीज। देखिए, अगर आपको कुछ नई चीज़ तैयार करनी है तो सबकी सोच और जो आपका सीमा है उससे तो आपको बाहर लाना ही होगा, ठीक है। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उसी तरह से अगर आप करते रहे तो कहीं ना कहीं आपने कुछ नया नहीं किया। अगर आप कुछ नया करना है तो आपको एक जो सीमा है उसको लांग के कुछ अलग करना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा। दे मे हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स आउटसाइड द इंडिविजुअल लोकेलिटी। They often bypass the local extension worker by getting information from the originating source and may learn about new things before they does, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले नॉलेज अटेंड करते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं और फिर अपनी एक नई चीज़ को फॉर्म करते हैं। समटाइम मैनेज टू गेट सैम्पल्स और सीड और केमिकल बिफोर दे रिलीज फॉर पब्लिक यूज, ठीक है। तो पहले वो लोग खुद एनालिसिस करते हैं।
दे सब्सक्राइब टू मैनी फार्म मैगजीन्स एंड स्पेशलाइज्ड पब्लिकेशन। तो जितने भी आपका नए नए आपके मैगजीन्स होते हैं उनके अंदर वो अपना एडिटोरियल्स डालते हैं, अपने आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, क्योंकि वो इतने मेंटली अवेयर होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं। वो अदर फार्मर्स में वॉच the innovators and know what they are doing, but the innovators are not generally named by the farmers as the neighbors and friends to whom they go for the information। तो जनरली क्या होता है, बाकी फार्मर्स जो होते हैं वो उनको देख तो रहे होते हैं, आपके साइंटिस्ट को आप देखते हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ नया बनाया उनके बारे में आपको जागरूकता तो होती है, लेकिन क्या आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर उन तक नहीं पहुंचते हैं, है ना। तो उसी तरह होते हैं आपके इनोवेटर्स। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आपके अर्ली अडॉप्टर्स के बारे में। तो अर्ली अडॉप्टर्स क्या होते हैं, दे आर द लोकलाइट्स एंड मोर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी बिकॉज द अर्ली अडॉप्टर्स आर नॉट टू फार ahead the average member of the community and can comprehend the activity relating to the adoption of the innovation. They have more opinion leadership potential adopter look for their advice and information about the innovation। तो क्या होता है कि जो आपके अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपकी ओपिनियन लीडरशिप उनके अंदर होती है, ठीक है। उन्हें ये लगता है कि अगर ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें अब जो अगर कोई नई चीज़ फॉर्म हुई तो उसको भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है, यानी उसके बारे में भी वो एक पॉजिटिव थॉट रखते हैं, ठीक है। यंगर देन हु हैव स्लो एडॉप्शन रेट बट नॉट नेसेसरी यंगर देन द इनोवेटर्स। इनोवेटर्स से भी ज़्यादा आपका वो जो उनके अंदर का इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके जो स्लो एडॉप्टर्स होते हैं उनके कंपेयर में ज़्यादा वो ये जो होते हैं आपके ईगरफुल रहते हैं फॉर एन इनोवेशन। तो ये आपके कितने परसेंट होते हैं, 13.5% होते हैं, ठीक है, टोटल परचेजर्स या टोटल कंज्यूमर्स के जो लोग भी वो इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं। दे आर नॉट द पर्सन हु टेस्ट द अनट्राइड आइडियाज बट दे आर क्विकेस्ट टू यूज द आइडियाज दे इन देयर ओन सिचुएशन एंड हैव लार्ज फार्म्स। तो जिनके पास ज़्यादा बड़े बड़े खेत हैं तो वो क्या करते हैं कि क्या करते हैं, अपने एक प्लॉट पे उसको ट्रायल पे लगा देते हैं, क्योंकि बाकी प्लॉट पे देखिए अगर क्या किसान के पास छोटा सा ही खेत है तो किस खेत में वो ट्रायल पे लगाएगा, किस खेत में वो अपना मेन क्रॉप उगाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है आपका यहाँ पे आपके जो आइडियाज है उनका एक ट्रायल लगाया जाता है उनके फार्म्स पे, ठीक है। हायर एजुकेशन होती है देन दोज हु अडॉप्ट स्लोली एंड उनकी इनकम भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकम ज़्यादा है इसलिए उनको क्रॉप फेलियर का लॉस नहीं, इसलिए वो जल्दी कोई चीज़ें जो है अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, दे पार्टिसिपेट मोर इन द फॉर्मल एक्टिविटीज इन द कम्युनिटी, दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। जितने भी आपके स्कीम्स आती हैं, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है कुछ नया जानने की जो क्षमता है वो हमेशा बनी रहती है। जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, अगर उनको लगता है कि भैया हाँ कोई ऐसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आया है, कोई क्वेश्चन कहीं डिस्कस हो रहा है उसको देख लेते हैं, कोई नया कोर्स आता है उसके बारे में देख लेते हैं, तो वो होते हैं आपके अर्ली अडॉप्टर्स। दिस ग्रुप यूजुअली फर्निश अ डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ फॉर्मल लीडरशिप elected position in the community. They read papers, farm journals and receive more bulletins as the who adopts later। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके जो किसान की पत्रिकाएं आती हैं, जर्नल्स आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, उनको पढ़ते हैं। दे आर रिगार्डेड एज द कम्युनिटी अडॉप्टर लीडर्स। तो अगर आप कहा जाए कि कम्युनिटी अडॉप्टर लीडर आप किसको कहते हैं, तो वो होते हैं आपके अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है। अर्ली अडॉप्टर्स को ही आप क्या कम्युनिटी अडॉप्शन लीडर्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अर्ली मेजॉरिटी क्या होती है, ठीक है। इसको कहते हैं डेलिब्रेट एंड लोकल अडॉप्शन लीडर्स। ये क्या करते हैं कि जब किसी ने लगाया है वो ट्रायल, उसके बारे में बहुत सोच बीन करते हैं, मेंटल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसके प्रोज कॉन्स फ्यूचर एस्पेक्ट्स उन सब के बारे में सोचने के बाद जो होता है ये लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। दे अडॉप्ट न्यू आइडिया जस्ट बिफोर द एवरेज नंबर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। एक एवरेज नंबर ऑफ कम्युनिटी उसको अडॉप्ट करे उसके पहले ये लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। दे आर नीदर वेरी अर्ली नॉट वेरी लेट इन इनोवेशन। ये लोग बहुत जल्दी भी नहीं है, मतलब एक मीडियम स्टेज में ये लोग रहते हैं। दे अकाउंट्स फॉर 34%, ठीक है, 34% को ये लोग अकाउंट करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज इन जैसे कि 40-45 के एज के लोग होंगे, ठीक है, 50 के एज, एजुकेटेड होते हैं, फार्मिंग एक्सपीरियंस इनके पास होता है, कुछ आपके फार्म बुलेटिन्स वगैरह एक कभी कभार लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपका जो होता है हाई सोशल ग्रुप एंड इकोनॉमिकल, मीडियम से हाई सोशल ग्रुप या इकोनॉमिकल स्टेटस इनका होता है।
less active in the formal groups than the early adopters, but more active than the those who adopts later. तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल जो आपके जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह हो गए उसमें कम आपके अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो आपके लेट अडॉप्टर्स होते हैं उनसे तो ये लोग जल्दी ही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं. इन मेनी केस दे आर नॉट फॉर्मल लीडर्स इन द एसोसिएशन विद द कमिटी, बट दे आर एक्टिव इन दोज एसोसिएशंस. तो क्या होता है कि एज अ लीडर तो ये काम नहीं है, पहले हम उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे ऐसा तो नहीं होता, लेकिन एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर, सुनते तो हैं, देखते तो हैं, जाके एक बार अगर कहीं पर ट्रायल लगी हुई है वहाँ पे वो पार्टिसिपेट तो करते हैं, भले ही वो बाद में उनको सही लगे नहीं लगे वो उनका मेंटल प्रोसेस है ना, बट वो वहाँ जाके एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं, मेंटली एंड फिजिकली बोथ. दे actively participate in the extension programs like training, demonstration, किसान मेला, स्टडी टूर्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो इसके अंदर वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं लगा है तो ज़रूर पर वहाँ पे वो हो क्या आता है ताकि पता चले कि क्या नई नई चीज़ें जो है आपकी इन्वेंट हुई हैं. दे आर मोस्ट लाइकली टू बी इनफॉर्मल लीडर्स बट नॉट द होल्डर्स ऑफ द इलेक्टेड पोजिशन. तो ये आपको इनको इनफॉर्मल लीडर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, लोकल एडॉप्शन लीडर्स या फिर इनफॉर्मल लीडर्स कह सकते हैं. हैव मोर लिमिटेड सोर्सेज एंड द अर्ली अडॉप्टर्स एंड इनोवेटर्स. अगर इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स के कंपेयर में देखा जाए तो इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है. वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसे लिमिटेड है तो आप ज़्यादा सोच समझ के उसको खर्च करेंगे. अनलिमिटेड पैसे होंगे तो चाहे जहाँ भी इच्छा हो रही है वहाँ आप खर्च कर रहे हैं, है ना. सम कैन नॉट अफोर्ड टू मेक द हैस्टी और पुअर डिसीजंस. तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. The value is highly opinion their neighbors and friends hold about them and therefore the main source of status and prestige. तो ये लोग क्या था इतना अटैच होते हैं आपके नेबर्स और जो उनके नेबर्स इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके क्या थॉट्स है एक पर्टिकुलर जनरेशन, उनसे इन लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. इनके स्टेटस और प्रेस्टीज इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इनोवेटर होता है, वो बिल्कुल नहीं सोचता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, वो कुछ भी आपका जो ट्राई करने से पहले सोचते नहीं है. बट ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया इसके बारे में क्या कहेगी, भाई ये क्या तरीका है, इस तरह से क्यों लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें है ना. दे आर मोस्ट मैंशनड एज द नेबर एंड फ्रेंड्स फ्रॉम whom द मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स सीक्स इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे क्या होता है, इनको आप कह सकते हैं, जैसे आप इनोवेटर को नेबर और फ्रेंड्स के तौर पे नहीं रखते हैं, हाँ, लेकिन इनको जो आपके अर्ली मेजॉरिटी हो उनको आप नेबर्स एंड फ्रेंड्स कह सकते हैं, जहाँ से लोग इन्फॉर्मेशन जो है जाके लेते हैं. अब ये क्या, ये किसान मेला जाते हैं, वहाँ पे बात हुई तो ये लोग जब सोसाइटी में होते हैं सोसाइटी में जाके पूछते हैं भैया क्या देख के आए, वहाँ पे क्या नई चीज़ बनी है, बताइए तो क्या फ़ायदा आपको समझ में आया. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती हैं. अगला क्या है आपका लेट मेजॉरिटी. लेट मेजॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, इसको स्केप्टिकल्स या फिर लेट एडॉप्टर्स होते हैं. ठीक है, दे आर कॉशियस एंड skepticals and adopt new idea just after the average member of the community. They adopt mainly because people has already adopted the innovation and getting benefits out of it. तो ये कौन है, ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा कि भैया ये तो अडॉप्ट हो गई है, फायदा भी मिला, भाई हम भी कर लेते हैं. तो ये वाले हैं ये लोग. ठीक है, these group comprise of 34% of the total market. तो these group have less education and older than the early majority. तो ये क्या 60-62 वाले जो ग्रुप के लोग होते हैं वो होते हैं. ठीक है, आपका जो लोअर एज के होते हैं मतलब हायर एज के होते हैं वो होते हैं. दे फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स ऑल्दो दे पार्टिसिपेट लेस इन सच फॉर्मल ग्रुप. दे टेक फ्यूअर लीडरशिप रोल्स इन द अर्लियर अडॉप्टर्स. आपके अर्ली अडॉप्टर्स आपके अर्ली मेजॉरिटी के कंपेयर में देखा जाए तो यहाँ पे आपकी लीडरशिप का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ को फॉर्म करने की जो कैपेसिटी होती है, मैनेज करने की जो कैपेसिटी होती है. ये क्या इन्होंने देखा कि भाई पहले लोग कर रहे हैं तो हम करेंगे, बिल्कुल उनका देखा देखी है ना. दे टेक एंड रीड फ्यूअर न्यूज़पेपर मैगजीन बुलेटिन्स. ठीक है, कम आपका ये जो क्योंकि एजुकेटेड भी कम है तो कम इंटरेस्ट रखते हैं आपका न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने में. दे डू नॉट पार्टिसिपेट एज मेनी एक्टिविटीज आउटसाइड द कम्युनिटीज एज पीपल डू इन अर्लियर अडॉप्ट अर्लियर. ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करना होता, उनसे ही इन्फॉर्मेशन ये लोग ले लेते हैं. ये खुद नहीं जाते आपके किसान मेला में, आपका जो बेसिक एक्सटेंशन प्रोग्राम है उसके अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होते. अब ज़रा हम बात करते हैं लेगार्ड्स के बारे में. Laggards are the last people to adopt new practice and are traditional. तो जैसे आखिरी में जो कोई टेक्नोलॉजी को लेता है वो क्या होते हैं, आपके लेगार्ड्स होते हैं. आपके एंड्रॉयड फ़ोन कितने पहले से आपके चलते आ रहे हैं, लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं. आपके एवरेज मेंबर से भी ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं. लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है वो आपका जो है कीपैड फ़ोन यूज़ करने में बिलीव रखते हैं और अब उनको लगता है भैया चलो हम भी अब एक ले लेते हैं एंड्रॉयड फ़ोन. वैसे वाले लोग हैं ये. ठीक है, the time the laggard finally adopt the new, it has already been
सुपरसीडेड बाय मोर एंड रिसेंट आइडियाज। जब तक ये लोग एक नया जब तक इन्होंने एक एंड्रॉयड फ़ोन लिया तब तक उस एंड्रॉयड फ़ोन में ऑलरेडी बहुत सारे नए नए फीचर्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, तो ये लोग तब उन सब कोई आइडिया को अडॉप्ट कर, जबकि ऑलरेडी वो क्या होता है आपका मॉडिफाई हो चुका होता है। द लास्ट ग्रुप ऑफ बायर्स इन मार्केट, और ये 16% होते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट ग्रुप होता है जो मार्केट के अंदर जो कोई चीज़ खरीदता है या कोई चीज़ परचेज करता है। सबसे कम एजुकेटेड होते हैं, जो सबसे पुरानी सोच वाले होते हैं, सबसे कम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपके गवर्नमेंट प्रोग्राम में सबसे कम आपके फॉर्म करते हैं, और बड़ी मुश्किल से तो ये लोग कोई मैगजीन और बुलेटिन जो है वो रीड करते हैं या नहीं ही रीड करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर हो गई, ठीक है। अब हम जरा आगे बात कर लेते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एडॉप्शन प्रोसेस। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपके एडॉप्शन प्रोसेस को जो है इफेक्ट करती है। पहला क्या है आपका सोशल फैक्टर। Community standards and social relationships provide the general framework wherein the process of change occurs, and they account for difference between one community or groups and another. पहला क्या आपका social value. In some groups and communities, people place a higher value upon material and gains money than do in others. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके social values होती हैं, in some other groups, change in the farming are encouraged and expected prestige is attached to adoption of new ideas and techniques. In others, more value is placed upon the traditional and little freedom is allowed for the individual to deviate from the group's pattern in adopting innovation. तो क्या होता है कि देखिए जब भी कोई नया चीज़ बना है तो वो कहीं ना कहीं आपके पुराने जो आपका जो कल्चर, जो पुराना जो आपका तरीका है उससे अलग होगा। तो लोगों को लगता है कि भाई ये उनके सोशल वैल्यू के अगेंस्ट है, लोग अपोज करते हैं कि भाई इस तरीके से मत कीजिए आप, और जनरली लोगों को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस तरह जो ये इनोवेशन है वो इसको यूज़ ना करें। इफ़ एडॉप्शन ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस गोज कॉन्ट्रे टू एस्टैब्लिश कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल, द इनोवेटर्स में बी रिडिक्यूल्ड। अगर ऐसा होता है कि आपके जो भी आपका इनोवेशन है वो आपके कल्चर या सोशल वैल्यू को जो है वो हर्ट कर रहा है, तो आपका इनोवेशन जो होता है वो आपका एकदम उसको क्या कहते हैं आप, रिडिकुलस, ये बिल्कुल बेकार है, ऐसा वो लोग कंसिडर कर देते हैं, है ना। लोकल लीडरशिप। अगला, द एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ लीडरशिप एंड कंट्रोल इन द ग्रुप एंड कम्युनिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कैसे आपके अर्ली एडॉप्टर्स जो होते हैं, आपकी अर्ली मेजॉरिटी जो होती है वो क्या है, लीडरशिप का रोल प्ले करती है। वो जाती है, इन्फ्लुएंस होती है, अपने आइडियाज़ जो वो जनरेट करती है और वो क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करती है एक आइडिया को लोगों के अंदर, ठीक। इन सम कम्युनिटी नन वुड एक्सपेक्ट अ न्यू आइडिया अनलेस अंटिल वन मैन द लीडर इन द कम्युनिटी इज सोल्ड टू वन द आइडिया। वह क्या होता है, एक कम्युनिटी यानी कि एक सोसाइटी के अंदर कोई भी एक नए आइडिया को क्या करता है, अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करता जब तक एक इंसान उसको पर्टिकुलरली यूज़ ना कर ले। यानी एक आदमी जो है वो अपना प्रॉपर आइडिया ना दे दे, अपने प्रॉपर थॉट्स ना दे दे उस चीज़ के ऊपर। He would influence all farmers in the community to accept it. In such situation, it is important to identify and use such influential leaders. तो क्या होता है कि वो जो आपके इन्फ्लुएंशियल लीडर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, लोगों के थॉट्स को चेंज करते हैं, ठीक है, कि हाँ भैया अब आपको इसको यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसका आपका एडिशनल बेनिफिट है। The influence of the informal leader is likely to be greater where in the neighbors, kinship and the community ties are strongest. तो क्या होता है कि वो लीडर्स जो क्या करते हैं वो हेल्प करते हैं किसके लिए, आपके एक ग्रुप को ये चीज़ समझाने के लिए कि हाँ आपको ये आइडिया जो है वो यूज़ करनी चाहिए, आपके जो लोग हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। अगला क्या है, सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट के बारे में बात किया है तो क्या है, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट विद इन एंड आउटसाइड द कम्युनिटी इज इम्पॉर्टेंट इन द डिफ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स आर आइडेंटिकेटेड बिलो और लूज प्रेस्टीज। तो मेनली क्या जो सोशल कॉन्टैक्ट होते हैं, अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे तभी लोग आपकी बातों से जो है जो आपकी बातों को सही समझेंगे, है ना, तो वो चीज़ होती है। अगला क्या है, नेचर ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन whose objectives include the promotion of change will aid directly and indirectly in the diffusion process. On the other hand, where social contacts are primarily through kinship, visiting and informational activity, there may be greater resistance to the change. तो क्या होता है कि आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं
उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका डिफ्यूजन हो सके, लोगों को पता चल सके, ठीक है। तो अगर आपका वो चीज़ फॉर्मल रहती है, लोग आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो वो तरीके से क्या होता है, आपका डिफ्यूजन अच्छे से हो पाता है। लेकिन अगर सिर्फ आपका इनफॉर्मल एक्टिविटीज, सब आप किसी से मिलने गए तब आपने बताया, या फिर कोई पर्टिकुलर आपने प्रोग्राम नहीं फॉर्म किया हुआ है, अगर उससे आपका सोशल कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर चीज़ का डिफ्यूजन या एडॉप्शन जो होगा वो कम होता है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट की अगर बात की जाए तो क्या है, द एक्सटेंट टू विच सोशल कॉन्टैक्ट्स आर कन्फाइंड टू द लिमिटेड लोकेलिटी इज factor that the broader of the social orientation of the people, the more likely they are to expect new ideas। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने दर, मतलब कितना रेंज तक आपका सोशल कॉन्टैक्ट है। अगर आपका एक ओरिएंटेशन, जितना बड़ा आपका सोशल ओरिएंटेशन होगा, उतने सारे लोग जो होंगे उसके बारे में जानेंगे और उतना ही उस आइडिया को एक्सेप्ट करने का जो है टेंडेंसी होगा। ओनली फ्यू इंडिविजुअल हैव सच आउटसाइड कॉन्टैक्ट बट दे मे बी इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस देयर नेबर्स। कुछ ही लोग होते हैं जिनकी जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो एक आपके लोकेलिटी से बाहर भी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखते हैं। लोकल ओरिएंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मोजोरिटी इज नेसेसरली अ लिमिटेड फैक्टर ऑन द डिफ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज सो लॉन्ग एज फ्यू लीडर्स हैव आउटसाइड कॉन्टैक्ट्स। सोशल डिस्टेंस के बारे में बात की है तो क्या है, सोशल डिस्टेंस एसोसिएटेड विद द वाइड स्टेटस ऑफ डिफरेंस ऑल्सो अ फैक्टर इन द डिफ्यूजन ऑफ farm emotion through the interpersonal channels. For example, tenant farmers or some areas may not get idea from the larger farm owners because they lack contact. अब क्या होता है कि आपके दो लोगों के स्टेटस के बीच में अंतर होता है, ठीक है। अगर कोई जिसके पास खुद का ज़मीन नहीं है वो किसी की ज़मीन पे काम करता है ना, तो बहुत स्मॉलर फार्मर हो गया। तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं, जो लार्जर फार्मर्स होते हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन है, उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, जो कि वो कोई नई चीज़ अडॉप्ट करते हैं, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पास ही नहीं हो पाती छोटे फार्मर्स तक, ठीक है। ऑल्सो स्मॉल स्केल फार्मर्स में फेल टू कम्युनिकेट, उनका कम्युनिकेशन यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन यानी कि उनको सूचना ही नहीं मिल पा रही है। बट लार्ज स्केल फार्मर रिजिड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पेयर्स द इंटर क्लास कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। जनरली क्या होता है कि बड़े किसान जो होते हैं वो ये सोचते हैं भैया ये छोटे किसान क्या है, इनको फॉलो कर पाएंगे, ये तो हमारे खेत में मजदूरी करते हैं। तो ये सारे जो आपके सोशल जो थिंकिंग है, मेंटालिटी, वो भी इन्फ्लुएंस करती है किसको, आपके डिफ्यूजन को, किसी भी इनोवेशन के बारे में। जब तक चीज़ें डिफ्यूज़ नहीं होगी, जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कोई नई चीज़ बनी है, तब तक कैसे कोई चेंज जो है वो अक्कर होगा। उसके बाद तो लोग डिसीजन लेंगे, उसके बाद तो उसके बारे में जानना शुरू करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसको ट्राई करेंगे, है ना। अगला क्या है, आपके कुछ पर्सनल फैक्टर्स। ये तो सोशल फैक्टर्स हो गए, आप पर्सनल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वाई सम पीपल अडॉप्ट न्यू आइडियाज एंड प्रैक्टिस मोर क्विकली देन अदर्स रिलेटेड इन पार्ट टू द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। अगर देखिए अगर मैं एज अ स्टूडेंट या फिर आप एज अ स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कोर्स परचेज कर रहे हैं, या अपने पढ़ाई का तरीका बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मेंटल अप्रोच वैसी है, आपका तरीका है कि भैया हमें इस तरह से लाइफ अपनी जीनी है, हमको जो है गोल ओरिएंटेड, हमें पढ़ाई, हमें जो है अपना करियर ओरिएंटेड रहना है, या फिर हमें बाहर के जो मौज मस्ती में हमें इन्वॉल्व रहना है। तो ये आपका पर्सनल एट्रीब्यूट है जिसकी वजह से आप किसी भी इनोवेशन की तरफ जो है ध्यान देते हैं। अगर कोई फार्मर को लगता है उसके ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में वो खुश है, तो वो चीज़ें जो है वो मैटर करती है किसी भी इनोवेशन के डिफ्यूजन और एडॉप्शन के ऊपर। जैसे पहले तो आपका एज आता है, ठीक है। एज की अगर हम बात करते हैं तो elderly farmers seems to somewhat less inclined to adopt new practice than the younger ones। जो आपके जो ज़्यादा बड़े, जो ज़्यादा एज के जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली नए चीज़ों पे अडॉप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन जो आपके यंग फार्मर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो आपका नए जो एट्रीब्यूट्स हैं, नए जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर सकें। However, the finding of several Indian studies do not suppose the existence of a negative relationship between age and adoption। ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके एज और एडॉप्शन के बीच में कोई खासा अंतर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर आप ग्रास रूट लेवल में देखेंगे तो जो आपके बड़े एज के किसान होते हैं, ज़्यादा एज के किसान होते हैं, जनरली आपका ये चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। लेकिन आपके कुछ जो आपके एक्सटेंशन एजेंट होते हैं वो कहते हैं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। वो कहते हैं कि अगर फार्मर्स ज़्यादा एज के, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो जो है नया चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो मोर देन 8 years स्कूलिंग इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द
हायर एडॉप्शन रेट देन द लेसर अमाउंट। ठीक है, अगर आपने लिटरेसी रेट की बात की हो, ठीक है, अगर आपको ये पता जाता है कि अगर आपको इंडिया में लिटरेसी रेट चेक करनी होती है, आप कैसे, अगर कोई 8वीं कक्षा तक पढ़ा होता है तो उसको लिटरेट माना जाता है, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो कम से कम 8 साल तक उसकी स्कूलिंग अगर हुई होती है तो वो कोई भी नई चीज़ अगर आप उसको सिखाएंगे, बताएंगे, तो उसके बारे में उसको नॉलेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं 8 तक अगर उसने पढ़ाई की तो वो लिखना पढ़ना जानता है। ठीक है, अगर वो लिखना पढ़ना तक जानता है तो भी काफ़ी चीज़ें वो जो है वो सीख सकता है थ्रू एक्सटेंशन एजेंट्स। एक्सटेंशन एजेंट जो वेरियस मीडियम यूज़ करते हैं जो एक फार्मर को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए। तीसरा क्या है आपका, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उनका मानसिक सोच कैसा है, उनकी जो मेंटल स्टेटस क्या है वो क्या है, वो भी इन्फ्लुएंस करती है। एक्सपोजर टू रिलायबल सोर्सेज ऑफ द फार्म इंफॉर्मेशन में क्रिएट अ स्टेटस ऑफ रैशनैलिटी विच इन टर्न्स डिस्पोजेस। ठीक है, तो क्या होता है कि आपके जो फार्म के पास रिसोर्सेज जो आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बारे में आपकी क्या सोच है कि आप उसको चेंज करना चाहते हैं या नहीं, या उनको उसी तरीके से यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अ मेंटल फ्लेक्सिबल पर्सन, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जो कोई भी चीज़ जिसके अंदर जो है बदलाव लाया जा सके। अगर देखिए अभी की सिचुएशन जो है वो आपकी मॉडिफाई होते आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि पहले की परिस्थिति दक्यान उसी बातें अगर आप उन पे अगर अभी भी पड़े हुए हैं तो आप कुछ भी नया चीज़ नहीं सीख पाएंगे। चीज़ें बदलती है, उस हिसाब से इंसान को अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपकी मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हैज़ हायर एडॉप्शन रेट देन द अदर विथ मेंटल रिजिडिटी। मेंटल रिजिडिटी का मतलब क्या है कि जिनकी सोच वहाँ तक सीमित हो चुकी है, उनको लगता है कि यही तरीका और यही सही तरीका है, और वो बिल्कुल चेंज होने के लिए आपके इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। सम पीपल आर फाउंड टू बी मोर प्रोन टू चेंज देन अदर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंज चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, अपने फार्मिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, अपने एग्रीकल्चर के अंदर, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भाई हमारे जैसे चल रहा है वैसे सही है। आपके वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा values found to be positively related to the farmer practice adoption rate, a desire of farmer by and their vibe to higher school or college education for their children, high emphasis on science and material comfort, and also wide contrast with beyond the community। तो मेनली वैल्यूज़ क्या होती है, अगर आप अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, उनको ज़्यादा अच्छी स्कूलिंग देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा प्रोन है ना। आपको ये लगता है कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, आपके 10th तक पढ़ाई करेगा, 12th तक पढ़ेगा, हायर एजुकेशन लेगा, तो उसको ज़्यादा जो है उसके अंदर जो है खूबियाँ होंगी, वो ज़्यादा चीज़ें जान पाएगा, ज़्यादा चीज़ों की एप्लीकेशन समझ पाएगा। तो वो क्या होता है, वो वैल्यूज़, ये आपके वैल्यूज़ के अंदर आता है। हाई emphasis on traditionalism, isolationism and security, example owning farm free of debt, has been found to be negatively associated with the adoption of improved practice। तो क्या होता है कि लोग जो है आपके फार्मर्स जो हैं आपके, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनकी जो ज़मीनें होती हैं वो कर्ज में दबी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो क्रॉप फेलियर हुआ होता है उसके लिए उन्होंने लोन लिया होता है, तो वो लोग उससे बाहर ही देख नहीं पाते हैं। उन्हें ये लगता है कि अब अगर कुछ नया लाएंगे और वो फेल कर जाता है तो कहीं ना कहीं वो फिर से कर्ज में आ जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यूज जनरली क्या होती है कि उनको ये लगता है कि भैया कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं, इतना ठीक है जैसे भी चल रहा है वैसे बहुत अच्छा है। तो ये क्या, ये आपके वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक, अगला क्या है आपका नेचर ऑफ द प्रैक्टिस। ठीक है, आपका नेचर यानी कि पर्टिकुलर जो आपका इनोवेशन है, ठीक है, एडॉप्शन और द स्पीड विथ द एडॉप्शन टेक्स प्लेस इज पार्टली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। यानी उस पार्टिकल जो इनोवेशन है उसका नेचर कैसा है उस पर निर्भर करता है कि आपके एडॉप्शन की जो है स्पीड कैसी होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने आपको पहले बताया था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे। जनरली स्पीकिंग द मोर कॉम्प्लेक्स a practice, the more change it requires in a existing operation, the more slowly it will be adopted। जितना मतलब वो कॉम्प्लेक्स रहेगा उतना धीरे धीरे उसको लोग अडॉप्ट करेंगे। Following classification of practice in terms of complexity roughly represent the decreasing order of the speed with which the acceptance may be expected to occur। जैसा a simple change, a change in the material and equipment only without a change in the technique or operation। For example, a new variety of seed। अगर आप सिर्फ एक नई वैरायटी ऑफ सीड आप रिलीज करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो फार्मिंग का तरीका वो बिल्कुल वैसा ही है, आपको अपने लैंड जो है वो चेंज नहीं करनी, फर्टिलाइजर बिल्कुल वैसा है, बस बीज बदलना है। ठीक है, तो एक छोटा चेंज जो होता है उससे क्या होता है, अगर कोई छोटे चेंज से वैसे कोई नया चीज़ फॉर्म हो रहा है तो जो होता है वो आप
उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इम्प्रूव प्रैक्टिस, चेंजिंग इन द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन और विद और विदाउट चेंजिंग द मटेरियल और इक्विपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे चेंज इन रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो क्या होता है कि आप जो पहले क्या करते थे, आप एक ही तरह के क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब अपनी प्रैक्टिस आपने इंप्रूव कर दी। आपने लोगों को पता है कि अब अगर आप क्रॉप रोटेशन करेंगे तो आपका न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट हो जाएगा, आपकी सॉइल वाटर कंजर्वेशन होगी, कहीं ना कहीं आपके क्रॉप पेस्ट जो होते हैं, क्रॉप से पेस्ट और डिजीज से आपका कंट्रोल होगा। तो पहले से ही तो आप क्रॉप ग्रो करेंगे, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन था, यानी कि पहले भी आप दाल लगा रहे थे, यानी कि आप अपने पल्सेस जो है वो ग्रो कर रहे थे, आपके सीरियल्स को ग्रो कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं आप, उनको उनकी प्रैक्टिस को बस इंप्रूव कर दिया गया है, रोटेशन में किया जा रहा है। इनोवेशन की बात की जाए तो चेंज इन्वॉल्विंग इन द न्यू टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप कंटूर क्रॉपिंग, ठीक है, जनरली पहले क्या होती है, क्रॉपिंग एक जगह पे हो रही थी, अब क्या होगा कि जब स्लोप्स पे वेरियस स्लोप्स को आपने ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि ताकि उन पे जो है वाटर जो है वो इकट्ठा हो सके, आपका रन ऑफ वाटर का जो है सेविंग हो सके और उस वाटर को आप यूज़ कर सके कि इसके अंदर आपके क्रॉपिंग के अंदर, और उससे क्या आपके सॉइल इरोजन से भी रुक जाए और आपका वाटर जो वेस्ट हो रहा है उससे भी आप उसको कंजर्व कर सके। चेंज इन द टोटल एंटरप्राइजेस। एग्जाम्पल की तरफ फ्रॉम क्रॉप टू लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो क्या होता है कि आपका जो टोटल एंटरप्राइज का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ खेती पे ध्यान दे रहे हैं और आपकी जो लैंड है वो सूटेबल नहीं है, आपको प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं मिला, तो आपको ये चाहिए कि आप स्विच कर दें किसके अंदर, आप लाइव स्टॉक, आप जो है किसान जो है क्या करें, वो जानवरों को पालना शुरू करें, क्योंकि वो भी एक सोर्स, वो भी एक लाइट इंडस्ट्री है आपके एग्रीकल्चर के अंदर, और उससे भी क्या कर सकते हैं, वो अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं, अपने लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। तो क्या होता है आपका डिफ्यूजन, कैसे कैसे स्टेज में आपका इनोवेशन जो है वो लिया जाता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है, क्या क्या लोग उसको कैसे कैसे अडॉप्ट करते हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जो है समझाई गई थी। आई होप्स आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आई होगी। टिल देन स्टे प्रिपेयरिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एंड